नमस्कार, आप सभी का स्वागत है माय B2 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस क्लास को यदि आप पूरी देख लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम है विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक, ये बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। क्योंकि आप मान के चलिए कि यदि आप इस क्लास या इस वीडियो क्लास को मात्र देख लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट, आज अपन बात करने वाले हैं विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक सब्जेक्ट के बारे में। ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है BSTC या DLED सेकंड ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के बारे में। तो सभी यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पुराने पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तर सहित इस क्लास में आपको मिलने वाले हैं। यदि ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एक छोटा सा कोर्स है, उसको इनरोल कर लीजिए। उसकी प्राइस ज़्यादा नहीं है, मात्र 5, 10 या 15 रुपये हो सकती है। इतना सा अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इस क्लास की PDF आपको मिल जाएगी। इससे आप और बेहतर तरीके से तैयारी कर पाएंगे, यानी कि एक बार और रिवीजन कर लेंगे तो ये चीज़ें और आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी। ठीक है, तो इतना सा इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर करें। आप 200 रुपये का दिन में पेट्रोल जला देते हैं, आप थड़ी पे 15-20 रुपये डेली उड़ा देते हैं। कुछ दोस्त सिगरेट और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, तानसेन, उनके लिए भी बहुत सारा पैसा रखते हैं। लेकिन इस PDF को ज़रूर डाउनलोड करें, क्योंकि ये PDF अगर आप एक बार प्राप्त कर लेंगे तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्लियर बिल्कुल। अब क्लास शुरू करने से पहले कुछ छोटी जानकारी आपको दे देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में सब कुछ अच्छे से बैठ जाए। स्टूडेंट, मेरे को पता है आपके BSTC के जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो उसके लिए आपको इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, और ऐसा यकीन मान के चलिए कि जिसने इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देख लिया, उसके मैं मान के चलता हूँ 75+ स्कोर इस पेपर में हो जाएगा। ठीक है, और इससे ज़्यादा भी कर सकता है, 75 तो मिनिमम होगा ही होगा, बस क्लास देखने मात्र से। दूसरी बात, ये नोट्स की क्लास है, बहुत ही स्पेशल क्लास है। शुरू भी मटेरियल इसी क्लास से होता है और ख़त्म भी इसी क्लास पे होगा। वन शॉट क्लास इसे आप कह सकते हैं। अगर आपने कोर्स इनरोल कर रखा है तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और कोर्स इनरोल करने के तुरंत बाद आप PDF भी वहाँ पे देख पाएंगे और डाउनलोड कर पाएंगे। PDF डाउनलोड करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमारी वेबसाइट पर ही व्हाट्सएप का चैट सपोर्ट लगा हुआ है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको PDF अवेलेबल करा देगा या आपका इशू सॉल्व कर देगा। यस, अभी मैंने आपको बता दिया है 75+ स्कोर करना है तो आपको इस क्लास को शुरू से एंड तक देखना होगा, या फिर PDF भी आपको लर्न करनी होगी। अब इस कलेक्शन में क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने जो कलेक्शन आपके लिए तैयार किया है ना, इसमें क्या है। इस कलेक्शन की यदि हम बात करें तो पुराने मॉडल पेपर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे उन सब पर मैंने गहन रिसर्च करके उनको इस सीरीज में इंक्लूड किया है। दूसरी बात, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगता है कि हाँ ये एग्जामिनर उठा सकता है, वैसे क्वेश्चन भी मैंने इस सीरीज में इंक्लूड किए हैं। इसके अलावा गेस पेपर भी आपको स्टार्ड क्वेश्चन के साथ मिलेगा, यानी कि अगर इस सीरीज में कोई क्वेश्चन मैं स्टार कर देता हूं तो आप ये मान के चलिए कि उस प्रश्न के एग्जाम में आने की संभावना 90% तक बढ़ सकती है। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप इस क्लास को देखने के बाद कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी ओके हो जाएगी, आपको कोई अदर बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसी के अलावा अभी तक आपने इस सब्जेक्ट के कोर्स को एनरोल नहीं किया है तो अभी हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस कोर्स को एनरोल करके PDF भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये छोटी सी बात जो मैंने आपको बता दी, और अब स्टार्ट करते हैं अब अपनी मेन क्लास। यस, तो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की आपके सामने शुरुआत होने वाली है। इसमें 7 यूनिट है टोटल। यूनिट नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। यूनिट 7 पे आपका मामला खत्म होने वाला है। और सब्जेक्ट कौन सी पढ़ेंगे आज हम, तो आज हम पढ़ेंगे विद्यालय, संस्कृति, प्रबंधन और शिक्षक के बारे में। यहाँ पर 2009 की धारा 4 में
किसका उल्लेख दे रखा है? तो मैं आपको बता दूं, आरटीई 2009 की धारा 4 में उम्र के अनुसार प्रवेश दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, डाइट स्थापित करने का सुझाव किसने दिया? तो डाइट स्थापित करने के सुझाव की हम बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था। अगला प्रश्न है आपके सामने, पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रखने की प्रणाली कौन सी है? दोबारा प्रश्न पढ़ रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। पुस्तकालय में पुस्तकों को व्यवस्थित रखने की प्रणाली कौन सी है? तो डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करके, वापस सुन लेना, डेवी दशमलव वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करते हुए हम पुस्तकालयों को व्यवस्थित करते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रार्थना सभा में समाचार पठन हेतु प्रतिदिन कितना समय निर्धारित किया गया है? तो प्रतिदिन 3 मिनट निर्धारित किए गए हैं, जिसमें रोजाना स्कूल में बच्चे क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट? अखबार पढ़ते हैं। तो ये प्रश्न मैंने आपको बताया। कुछ और प्रश्न अभी हम देख लेते हैं। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, रामनवमी का त्योहार देश में कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि रामनवमी का जो त्योहार है वो चैत्र शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल नवमी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित करने, निर्देशित करने के लिए 42वां संविधान संशोधन इम्पोर्टेंट है। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1977 में। इसी संविधान की मदद से, याद रखना, इसी संविधान की मदद से शिक्षा को राज्य सूची से हटा दिया गया और समवर्ती सूची में जोड़ दिया। कोई आपसे प्रश्न पूछता है कि पहला प्रश्न इसमें क्या पूछा गया स्टूडेंट, कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यानी कि कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो आप बता देंगे 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न पूछ सकता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो आपको बताना है 1977 में। क्लियर? और ये क्यों किया गया? 42वें संविधान संशोधन में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में क्यों डाला? इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी थी और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा को नियंत्रित करना था, निर्देशित करना था। तो ये कई प्रकार के प्रश्न इन क्वेश्चन से मैं निकाल सकता हूँ। आप में भी ये कौशल होना चाहिए प्रश्न निकालने का, ठीक है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि आपके साथ मेरे खुद के भी डीएलएड सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तब मैं भी एग्ज़ाम दे रहा हूँगा। तो आप ऐसा मत करना कि एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले 2 घंटे पहले कोर्स परचेज करें। हो सकता है आपको टाइम पर जो पीडीएफ है वो नहीं मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप एग्ज़ाम से 1 दिन पहले या 6-7 घंटे पहले कोर्स इनरोल कर लेना। बाकी बाद में करेंगे तो फिर मेरे ऊपर मत आना कि सर आपने कोर्स तो ले लिया आपसे और पीडीएफ खुली नहीं। तो ये आप कमेंट मत करना, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, अभी आप कोर्स ले लो, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं, पूरे नाम पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके कई पेपर में पूछे गए, तो मैंने एक साथ ही लिख दिए। सबसे पहला जो नाम है आपके सामने वो है NUEPA, नीपा बोलते है ना, नीपा लिख रखा था किताब में। तो नीपा का पूरा नाम बताइएगा। तो इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, याद रखना। दोबारा बोल रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर? बिल्कुल यस। अगला जो शॉर्ट नेम है वो आपके सामने है NCERT। कई बार सुना है, NCERT को आपने बहुत पढ़ा है और बड़े बड़े टीचर्स कहते हैं कि भैया आपको अगर नौकरी लगनी है या फिर गवर्नमेंट जॉब करनी है तो आप NCERT पढ़ो। आज मैं आपको इसका पूरा नाम ही बताने वाला हूँ। तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये पूरा नाम आप याद रखना।
अगला जो शॉर्ट नेम है वो है MHRD। इसका पूरा नाम होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अगला शॉर्ट नेम है RTE। इसका पूरा नाम है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अच्छे से याद करना, भूलना मत। न्यूपा का नाम बताओ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। NCERT का बताओ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। MHRD का बताओ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। RTE का बताओ, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। अच्छे से घोल के पी लेना, क्योंकि इनमें से एक सवाल आपके एग्जाम में टपक सकता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्नों की। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रार्थना सभा के उद्देश्य बताइए। किसके उद्देश्य बताने? प्रार्थना सभा के। तो देख लेते हैं प्रार्थना सभा के क्या उद्देश्य है। यस, प्रार्थना सभा के उद्देश्य की यदि हम बात करें तो शुरू होता है यहाँ से इसका उत्तर। विद्यालय के बालकों में ध्यान को लेकर एकाग्रता का भाव विकसित करना जरूरी है। यानी कि बच्चों में एकाग्रता का भाव डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। अक्सर मैं इंटर्नशिप पर जाता था, तब बच्चों को मैं पढ़ाता था, कुछ तो खाने में मगन रहते थे, कुछ बाहर देखने में, कुछ मस्ती करने में। कहने का मतलब उनका ध्यान थोड़ा कम रहता है। तो अगर ऐसे बच्चे हैं और प्रार्थना उनसे ढंग से अपन करवा लेते हैं, उसमें उनको व्यवस्थित एक्टिविटियां करवा लेते हैं, तो उनकी एकाग्रता जो है वो निश्चित रूप से बढ़ती है। तो इस पॉइंट को देखिए। सेकंड पॉइंट को, विद्यालय में अध्ययनरत बालकों में राष्ट्र प्रेम विकसित करना प्रार्थना का उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या था? छात्रों में एकाग्रता बढ़ाना। दूसरा, राष्ट्र प्रेम बढ़ाना। तीसरा देखो, बालकों में प्रार्थना सभा से आपसी मेल जोल, सांस्कृतिक एकता, नेतृत्व एवं सामाजिक एकता के बारे में समझ विकसित होती है कि आपस में मेल जोल कर कैसे रहे। संस्कृति, अलग अलग धर्म के लोग, मतलब स्कूल तो ऐसी चीज़ है जहाँ पे हर धर्म के लोग आते हैं और हर धर्म के बच्चों को हमें पढ़ाना रहता है। एक प्रॉपर लीडरशिप बच्चों को यहाँ पे मिलती है। सोशली बच्चे किस प्रकार मिलजुल कर काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें स्कूल हमें सिखाता है और कितनी अच्छी बात है। अब हम इंटर्नशिप कर रहे हैं और दोबारा हम एक स्कूल में इंटर्न करेंगे, है ना। जैसे आपका 2 साल का ट्रेनिंग कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, दोबारा मतलब स्कूल में जाएंगे और कितना अच्छा पल होगा जब आप जॉब लग जाएंगे। यस, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रायोगिक अनुसंधान के 4 आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला जो तत्व है वो नियंत्रण, दूसरा है हेरफेर, तीसरा है अवलोकन, चौथा है पुनरावृत्ति। तो ये 4 आवश्यक तत्व होते हैं प्रायोगिक अनुसंधान में। दोबारा याद कर लेना, नियंत्रण, हेरफेर, अवलोकन और पुनरावृत्ति। नियंत्रण यानी कंट्रोल रखना, हेरफेर यानी उल्टा पुल्टा कर देना, अवलोकन यानी ध्यान से देखना और पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन करना बार बार। ओके, अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय के भौतिक संसाधनों का महत्व लिखिए। महत्व लिखने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे वीडियो का या आपका वीडियो, इसका आपके लिए क्या महत्व है। ठीक है, बहुत महत्व है। आप DLED का जो आपका ये पेपर होगा इसमें अच्छे नंबर ला पाएंगे। लेकिन आपने मेरे लिए क्या किया है? कुछ ही नहीं किया है। कुछ बच्चों ने तो अभी लाइक का बटन ही नहीं दबाया। जल्दी से लाइक का बटन दबाओ। और अगर आप राजस्थान के हो तो अपने ज़िले का नाम लिखना कमेंट बॉक्स में कि भैया मैं इस ज़िले से हूँ। दूसरी बात, अगर आप राजस्थान के बाहर से हो तो आपको क्या करना है भैया, हाँ, अगर आप बाहर से हो तो आपको अपने स्टेट का नाम लिखना है, राज्य का नाम लिखना है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश से हो तो केंद्र शासित का लिखना है। ये काम आप जरूर करें। और इसके अलावा फाइनल काम आपको करना है, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ अभी शेयर कर दो, फिर कंटिन्यू करो, या फिर इस क्लास के एंड में यानी पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर कर देना, क्योंकि उन बेचारों को भी थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। उन्होंने भी पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा देख लेंगे तो उनके अच्छे नंबर आ जाएंगे। नेक्स्ट, विद्यालय में भवन अच्छा होना। प्रश्न वापस पढ़ लेते हैं। विद्यालय में भौतिक संसाधनों का क्या महत्व है?
बहुत ही ज़्यादा महत्व है। बोर्ड ढंग का चाहिए, अच्छा सा खेल मैदान चाहिए, पुस्तकालय चाहिए, कक्षा कक्ष सुंदर सुसज्जित चाहिए, मास्टरों की कमी पूरी होनी चाहिए, हम जैसे डीएलएड वालों को लगाना चाहिए, है ना। ये सारी चीज़ें अगर होगी तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज में आंसर क्या लिखेंगे? विद्यालय में भौतिक संसाधनों का महत्व। देखो, विद्यालय भवन अच्छा चाहिए, जर्जर नहीं चाहिए, टूटा फूटा नहीं चाहिए, खेलने का मैदान एकदम स्वच्छ सुंदर चाहिए, पुस्तकालय की आवश्यकता होती है क्योंकि बच्चों में बहुत सारे सवाल आते हैं, उनके उत्तर वो पुस्तकालय में जाके ढूंढ सके। खेल कूद का सामान चाहिए ताकि आराम से मनोरंजन के साथ खेल सके। प्रयोगशालाएं होनी चाहिए ताकि बच्चों को प्रयोग भी करवाया जा सके। इसके अलावा शिक्षण सामग्री की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर बिल्कुल। नेक्स्ट, अगला जो प्रश्न है, सॉरी आंसर इसी में इंक्लूड है अभी तक। देखो, इसमें देखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखो सुनना, ये नीति क्या कहती है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 हमें ऐसे बोलती है कि भैया एक हमने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था ब्लैक बोर्ड। क्या चलाया था? ब्लैक बोर्ड। इसमें हमने डिसाइड किया था कि 16 भौतिक संसाधन अगर किसी विद्यालय में है तो उस विद्यालय को हम वास्तविक विद्यालय मानेंगे, बाकी हम उसको स्कूल नहीं मानेंगे। ऐसा लगेगा ही नहीं कि स्कूल है। ठीक है, तो किसी को वास्तविक स्कूल मानने का क्या रीज़न बताया है कि एक ऑपरेशन इन्होंने चलाया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसमें इन्होंने बोला है कि 16 भौतिक संसाधन विद्यालय में होने कंपल्सरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय में किस प्रकार के संधारित्र एकत्र किए जाते हैं? तो सबसे पहले कुछ सामान्य अभिलेख की बात कर लेते हैं। जैसे कैलेंडर स्कूल में होता ही होता है, आजकल तो हमारे साथ फोन में रख लेते हैं ना, और ग्रुप बना के नोटिफिकेशन दे देते हैं। अवकाश रजिस्टर मिलता ही मिलता है जिसमें छुट्टियों के बारे में उल्लेख करना रहता है। अगला है आगंतुक पुस्तिका, यानी कोई भी नए मेहमान आते हैं उनके लिए भी एक पुस्तिका होती है, उनके नाम सारे रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। आदेश पुस्तिका होती है, कोई भी ऑर्डर निकलता है तो उस बुक में ऐड किया जाता है और फिर सभी टीचर को दिखा दिया जाता है, बच्चों को भी सुना दिया जाता है। अध्यापक डायरी की यदि हम बात करें तो हर एक टीचर को मिली हुई होती है और उसमें टीचर अपने लेसन प्लान जो भी बच्चों के होमवर्क है वो सारे तैयार करता है। विद्यालय प्रबंधन समिति जो होती है उसकी बैठक पंजिका होती है जिसमें समय समय पर समिति की बैठकें होती है और उनका वर्णन होता है। नेक्स्ट, अगला बात करते हैं शैक्षिक और सह शैक्षिक प्रवृत्तियों का अभिलेख, यानी कि पढ़ाई से संबंधित भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। विद्यालय योजना, इसके अलावा अगला है विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर, यानी कि एक रजिस्टर होता है जिसमें विद्यालय की कुछ योजनाएं बनाई जाती है और योजनाओं के तहत काम किया जाता है। दूसरा मैंने आपको बताया विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर, स्टूडेंट का अटेंडेंस रजिस्टर होता है। ठीक है, अगला है छात्र उपस्थिति रजिस्टर, इसमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनकी जो उपस्थिति होती है उनका भी वर्णन होता है। देखो, दो चीज़ें बताइए, एक विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर, इसको SR रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें जब कोई बच्चा एडमिशन लेता है तो इस प्रवेश रजिस्टर में एंट्री की जाती है। दूसरा मैंने आपको बताया छात्र उपस्थिति रजिस्टर, इसमें जो स्टूडेंट होते हैं ना उनकी अटेंडेंस ली जाती है। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहा होगा, मिस्टेक हो गई होगी, लेकिन दोबारा मैंने बता दिया है। विद्यार्थी प्रवेश रजिस्टर में क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट नया आता है तो इस SR रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाती है और उसको एक SR नंबर असाइन कर दिया जाता है। उसके बाद उसका नाम किस में चलता है बताओ? छात्र उपस्थिति रजिस्टर में उसका नाम चलता है और यहीं से उसकी डेली की अटेंडेंस होती है। अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर, जितने भी स्कूल में टीचर्स है उनकी भी उपस्थिति होती है और आजकल तो ऑनलाइन करनी पड़ती है उपस्थिति चाला दंड पर। मैंने देखा है दोपहर के 12 बजे तक टीचर के मन में ये रहता है साला उपस्थिति ऑनलाइन नहीं हुई, सर्वर डाउन, ये दिक्कत। तो ये ऑनलाइन उपस्थिति होने से टीचर्स को कुछ दिक्कत आती है क्योंकि पढ़ाने पर ध्यान कम रहता है और ऑनलाइन करने पर ज़्यादा रहता है कि साला ऑनलाइन नहीं हुई ऐसे। अगला जो रिकॉर्ड है वो है विद्यार्थी प्रगति अभिलेख, यानी स्टूडेंट किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं उसके बारे में भी एक रजिस्टर बनाया जाता है और उस रिकॉर्ड को नोट किया जाता है। इसी में इंक्लूड है स्थानांतरण सर्टिफिकेट रजिस्टर, यानी कि कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ देता है बीच में या कंप्लीट होने के बाद तो उसको एक TC दी जाती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो उसका भी एक रजिस्टर होता है जिसमें उसकी एंट्री की जाती है, उसके बाद उसको TC अवेलेबल करवाई जाती है।
अगला रजिस्टर वो है कक्षावार परीक्षा फल रजिस्टर, यानी कि जैसे किसी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की क्लास लगती है तो 1 से 8 तक के अलग अलग रजिस्टर 8 रजिस्टर होंगे और प्रत्येक रजिस्टर में, है ना, जैसे कक्षा 7 के लिए अलग, 6 के लिए अलग, 5 4 3, तो सभी के लिए अलग अलग रजिस्टर होते हैं। और सब्जेक्ट वाइज उनमें क्या किए जाते हैं, उन बच्चों के नंबर फिल किए जाते हैं, फर्स्ट टेस्ट में कितने आए, सेकंड में कितने आए, अर्धवार्षिक में कितने आए, ऐसे। अगला है सह शैक्षिक गतिविधियों की पंजिका, यानी कि बच्चों को जितनी भी शिक्षा के साथ गतिविधियां करवाई जाती है उनका भी रिकॉर्ड टीचर को रखना पड़ता है। अगला जो रिकॉर्ड है वो है प्रधाना अध्यापक पर्यवेक्षक पंजिका, यानी कि जो प्रधाना अध्यापक होता है वो मतलब समय समय पर बच्चों का निरीक्षण करता है ना, निगरानी करता है, तो उससे संबंधित भी एक रजिस्टर स्कूल में पाया जाता है। अगला है उत्सव जयंती के आयोजन की पंजिका, यानी कि जब भी स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो एक पंजिका होती है जिसके तहत क्या किया जाता है, सारे एंट्री फिल की जाती है और सारी योजना बनाई जाती है कि किस प्रकार अपन प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे। मैं मान सकता हूँ कि आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर होना जरूरी नहीं है। अगर आप बोर होंगे तो परीक्षा में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे, तो एक बार फिर से सावधान की मुद्रा में बैठेंगे, बोलिए सावधान, विश्राम, सावधान, यस। पुनः एकाग्रता अपनी बना लीजिए, क्योंकि आज की क्लास आपको पूरी देखनी है, इसको आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। क्लियर ना, सही बात बोली मैंने, यस। कुछ और अभिलेखों की बात करेंगे हम, यहाँ हार नहीं मानेंगे, यस। वित्तीय अभिलेख की बात करते हैं। राजकीय रोकड़ पंजिका होती है जिसमें पेमेंट से संबंधित जानकारी रखी जाती है। छात्रवृत्ति संबंधित पंजिका होती है कि किन स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती है, कितनी मिलती है, ये सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। वेतन पंजिका, टीचर को समय समय पे पेमेंट दिया जाता है ना, उसके लिए भी एक पंजिका होती है। आकस्मिक खर्च पंजिका, अचानक स्कूल में कोई नई चीज लानी रह गई तो उससे रिलेटेड भी एक रजिस्टर होता है जिसमें कोई भी टीचर क्या करता है, लेके आ जाता है, पैसा उसमें लिख देता है, फिर बाद में उसका मतलब हिसाब किताब कर लिया जाता है। वाउचर पंजिका, इसके बारे में आप रिसर्च करना क्या है मेरे को कमेंट में बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ कार्यालय अभिलेख की, यानी कि स्कूल में कार्यालय होता है और उस कार्यालय में भी कुछ अभिलेख पाए जाते हैं, उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो अभिलेख है वो है स्थायी सामान पंजिका, यानी कि स्कूल में कौन कौन से परमानेंट चीज़ें, जैसे फर्नीचर हो गया, पंखा हो गया, बेंच हो गई, बहुत सारी चीज़ें आती है इसमें, कुर्सियाँ हो गई टीचर्स के लिए, ब्लैक बोर्ड हो गए, वाइट बोर्ड हो गए, ये सारी चीज़ें। अस्थायी सामान पंजिका, कुछ समय के लिए कोई सामान लाना है तो उसको भी एंट्री किया जाता है कि इतने समय के लिए ये किराए पर ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, ऐसे। आवक पंजिका, कुछ लेटर्स मतलब विभाग द्वारा इन स्कूलों को प्रेषित किए जाते हैं, जो भी लेटर्स आते हैं उनकी एंट्री इस रजिस्टर में की जाती है। जावक पंजिका, विद्यालय से जो भी लेटर जाते हैं तो उनकी एंट्री इस जावक पंजिका में की जाती है। अगला है पुस्तकालय पंजिका, यानी कि स्कूल में अलग से पुस्तकालय होगा तो एक पुस्तकालय पंजिका होगी, उसमें क्या होगा, जितनी भी पुस्तकें उस पुस्तकालय में पड़ी रहेगी उन सभी का क्या किया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड रखा जाएगा। एक और पंजिका पाई जाती है पुस्तकालय अवदान पंजिका, यानी कि जब आप लाइब्रेरी में जाते हैं या पुस्तकालय में जाते हैं किताब लेने, तब आपकी एंट्री इसमें होती है कि फलाना का नाम ने फलाने की किताब ली और फलाने के दिन लेगा और फलाने के दिन वापस दे दी, ठीक है, तो ऐसे एंट्री इसमें होती है। अगला जो हेडिंग है वो है अगला जो पॉइंट है वो है खेल कूद संबंधित पंजिका, यानी कि खेल कूद की कौन कौन सी सामग्री है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाती है। विभिन्न प्रवृत्तियों का आयोजन पंजिका, यानी कि अलग अलग प्रकार के जो त्यौहार मनाए जाते हैं या बच्चों की जो एक्टिविटी है उससे रिलेटेड एक रजिस्टर होता है। पर्यवेक्षण अनुपालन पंजिका, यानी कि ये रूल से रिलेटेड हो सकती है। कुछ और भी अभिलेख आपके स्कूल में या मेरे स्कूल में या हम सभी के स्कूल में पाए जाते हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं। अभिभावक संपर्क रजिस्टर, ठीक है। अगला है शिक्षा विभाग एवं अन्य विभागों से संबंधित पत्रावलियाँ और अंतिम होता है सर्वे रजिस्टर। तो ये इतने सारे अभिलेख स्कूल में पाए जाते हैं, आप इसको पीडीएफ पढ़ेंगे तभी आपको एक बार और ये कंफर्म हो पाएगा। मैंने तो इस किताब को कई बार पढ़ा हुआ है आपके नोट्स बनाने के लिए, और सुबह अभी मैं 5 बजे आपके लिए क्लास भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आप भी अपना प्रेम बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो कोर्स इनरोल जरूर करें, मैं बार बार आपको बोलूँगा क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की है कोर्स बनाने में, यस। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न है शिक्षक के व्यक्तित्व का विद्यार्थियों के अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई साहब, टीचर अगर व्यवस्थित है एकदम तो बच्चे भी रहेंगे एकदम अपडेट हीरो बन के।
और टीचर यदि फोन पे लगा रहता है, घूमता फिरता है, बच्चों का ध्यान नहीं रखता है, न होमवर्क टाइम पे चेक करता है, न टाइम पे सिलेबस कराता है, न पढ़ाता है, न ब्रश करता है, न फिर कुछ उल्टे सीधे काम ही करता रहता है, तो इसका मतलब स्टूडेंट भी आगे जाके वैसे ही बनेगा, जैसा टीचर वैसे बच्चे। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी भविष्य में जाके टीचर बनेंगे। आपको टीचर की मर्यादाओं को कभी नहीं उल्लंघना है। आप हमेशा एक मतलब दायरे में रहकर ही क्या करेंगे, अपने जो मतलब शिक्षण का काम है यह करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके हाथ में उन बच्चों का भविष्य है। आपको भविष्य बिगाड़ना नहीं है उनका, बल्कि संवारना है। जो गलत है उसे गलत कहना है, जो सही है उसे सही कहना है। चिपकाने भी बढ़िया अच्छा कोशिश करनी है। यानी कि अगर नहीं पढ़ता है, शरारतें करता है, तो थोड़ा बहुत दंड दे नहीं दे, लेकिन थोड़ा सा भय बच्चे में होना चाहिए कि हाँ यार पढ़ लेते हैं, कहीं काम आएगा। इतना सा अगर बच्चे में है तो वो यकीन मानिए बहुत आगे जाएगा और खुद का नाम करेगा, उसके साथ आपका भी नाम होगा कि यार वो मार साहब बहुत मारते थे, बहुत डराते थे, इसके कारण मैं आज पढ़ गया, नहीं बन गया। हालांकि आज के समय में मारना पीटना बहुत ही कम हो गया है, और मैं भी ऐसा रेफर नहीं करता हूँ कि आप बच्चों को कूटे मारे ऐसा कुछ करें, लेकिन आप प्रेम से उनको समझा सकते हैं, ताकि क्या हो कि ऐसा मतलब एनवायरनमेंट प्रिपेयर हो जिससे क्या हो बच्चे पढ़ सके। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो इसमें दे रखा है, शिक्षक देश के भावी नागरिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक जो होते हैं वो क्या होते हैं, देश के भावी नागरिकों को बनाते हैं। खुद तो वरिष्ठ होते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को क्या क्या बना देते हैं। डॉक्टर बनना है मैं बना दूंगा, इंजीनियर बनना है मैं बना दूंगा, युवा बनना है मैं बना दूंगा, फलाना टीम का सब कुछ मैं बना दूंगा, आ जाओ बस। तो ये टीचर की पावर होती है। मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ टीचर की पावर को, क्योंकि मतलब एक जिसे मानते हैं ना, कोरा घड़ा स्कूल में आता है, और उस कच्चे घड़े को है ना, या कच्ची मिट्टी कह सकते हैं आप, उस मिट्टी को पानी में घोल के अच्छा सा पक्का घड़ा बनाने का काम एक टीचर करता है। और बच्चे पर कितना टाइम इन्वेस्ट करने के बाद एक बच्चा निखर के आता है और अपने करियर का डेवलपमेंट करता है, ये सबसे अच्छी बात है। इसलिए शिक्षक की श्रेष्ठता बहुत ज़्यादा महत्व रखती है, सक्रियता बहुत ज़्यादा निर्भर रखती है। यदि शिक्षक ऐसे बच्चों को, ऐसे नागरिकों को निर्मित कर रहा है जो आगे जाके श्रेष्ठ काम करेंगे और देश में अपना सक्रिय योगदान देंगे, तो ये सबसे अच्छी बात है, देश का डेवलपमेंट भी इससे होगा। नेक्स्ट अगला बिंदु है, उसको देखिए, शिक्षक बालकों के चरित्र का विकास करता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि बच्चों का जो कैरेक्टर है वो एक टीचर बनाता है, तो टीचर में कभी कमी नहीं होनी चाहिए, टीचर खुद में पूर्ण होना चाहिए। क्लियर ना? बिल्कुल ये वाली बात है। शिक्षक का व्यक्तित्व, उसके शिक्षक व्यवहार एवं संप्रेषण को कारगर बनाना है। बिल्कुल सही बात है। शिक्षक का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जब वो पढ़ाता है तो ऐसा लगना चाहिए हाँ यार सर बहुत अच्छे हैं, इनकी बात हमें माननी चाहिए, ऐसा बच्चों के मन में होना चाहिए। जिसमें शिक्षक सरस हो और उद्देश्यपूर्ण बना रहे, यानी कि अपने उद्देश्य को निरंतर पूरा करे, समय की पालना करे, बहुत से गुण शिक्षक में होने चाहिए। और यही बातें आपको एग्जाम में देखना लिखनी पड़ेगी। कक्षा का वातावरण ऐसा बन जाता है कि जिससे सीखने सिखाने की क्रिया सरल एवं सहज हो जाती है। बिल्कुल एक प्रभावी शिक्षण भी होना चाहिए, यानी कि कक्षा में जब जाए ना तो ऐसा लगना चाहिए अरे यार सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों के मन में आना चाहिए। छात्रों का अधिगम स्तर भी क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ये कॉन्सेप्ट कि भैया एक टीचर जो है उसका व्यक्तित्व किस प्रकार बच्चों को प्रभावित करता है। तो भावी नागरिकों को एक शिक्षक निर्मित करता है, ठीक है, और उन नागरिकों की सक्रियता पर ही देश का विकास निर्भर करता है। इसीलिए शिक्षक बालकों के चरित्र का विकास करता है, और शिक्षक को खुद का व्यक्तित्व एकदम अच्छा रखना चाहिए, व्यवहारिक रखना चाहिए, संप्रेषण में एकदम उस्ताद होना चाहिए, ठीक है। शिक्षक एकदम सरस और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। कक्षा का वातावरण अच्छा बना रहना चाहिए। सीखने सिखाने की क्रिया एकदम सहज और सहल होनी चाहिए। नेक्स्ट, इससे छात्रों का अधिगम स्तर भी क्या बना रहेगा, बहुत ही अच्छा बना रहेगा, और आगे जाके कुछ न कुछ स्टूडेंट बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षकों की कल्याणकारी योजनाओं का वर्णन करें। तो सबसे पहली जो योजना है आपके सामने वो है राजस्थान शिक्षा विभाग की हितकारी निधि योजना। जो मैंने गेस पेपर बताया था ना, उस गेस पेपर में ये क्वेश्चन इंक्लूड कर देना, ठीक है, ये क्वेश्चन इंक्लूड कर देना, ये आएगा, पहले से बोल रहा हूँ। यह योजना हितकारी निधि नियम यानी कि 1975 से समस्त कर्मचारियों पर लागू कर रखी। याद रखना, राजस्थान में शिक्षा विभाग की हितकारी निधि योजना है। कौन सी योजना है?
राजस्थान में शिक्षा विभाग की कौन सी योजना? हितकारी निधि योजना। ये योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1975 से शुरू हुई थी। और जो जितने भी टीचर्स होते हैं उन सब पर ये अप्लाई होती है, गवर्नमेंट टीचर पर, ठीक है। और इसमें ये क्या दे रखा है बताइए? ये दे रखा है कि किस पर लागू नहीं होती है। तो ऐसे टीचर जो अस्थायी कर्मचारी होते हैं या 1 साल से कम समय तक मतलब शिक्षा विभाग में रहते हैं, तो ऐसे लोगों पर ये योजना लागू नहीं होती है। तो कहने का मतलब 1 साल के अंदर अंदर कोई भी टीचर टीचिंग का जॉब छोड़ देता है, किसी और जॉब में चला जाता है, या फिर कोई संविदा पे रखते हैं ना, उपचारात्मक शिक्षण में रखते हैं, ऐसे टीचर पर ये योजना लागू नहीं होती। किस पर होगी? जो परमानेंट टीचर है, ठीक है। योजना कब से चली? 1975 से चली। योजना का नाम क्या है? हितकारी निधि योजना। किसका हित हो? टीचर्स का हित हो। बच्चे का हित कौन चाहता है? टीचर का हित कौन चाहती है? ये योजना है। और पहली योजना क्या है? हितकारी निधि योजना। याद रह जाएगा? यस, अब तो याद रहना ही चाहिए। बहुत अच्छे से मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, ठीक है। और इस क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बीच में छोड़ के जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाए। नेक्स्ट, अभी जिस योजना की बात की ना हमने, हितकारी निधि योजना, उसमें टीचर्स को क्या फायदा मिलता है उसकी बात कर लेते हैं। यानी कि ऐसे टीचर्स जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा है, अब लाभ मिल क्या रहा है वो देख लेते हैं। पहली बात, अगर कोई भी टीचर सेवा में है, यानी कि स्कूल में पढ़ाता है या शिक्षा विभाग में किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है, यानी कोई भी कर्मचारी हो स्कूल का, उसकी अगर मृत्यु हो गई है, क्या हो गई है? मृत्यु, कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई हार्ट अटैक आ गया, ऐसा कुछ भी अगर उस टीचर के साथ हो गया है, तो उसके घर परिवार वालों को इस योजना के तहत सहायता दी जाती है। क्लियर? बिल्कुल। टीचर्स को अगर कुछ हो जाता है तो घर वालों को सहायता दी जाती है, याद रखना। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है वो है अपने कर्तव्यों को पूरा करने में आसक्त एवं असमर्थ होने तथा वित्तीय सहायता की आवश्यकता होने पर कर्मचारियों की सहायता की जाती है। कभी कभी क्या होता है, टीचर्स के पास बहुत पैसा होता है, फिर भी उसको किसी कारण से पैसों की कमी महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये जो योजना है इसके तहत टीचर को बहुत सारा पैसा मिल जाता है और वो अपने आप को उन समस्याओं से निकाल सकता है। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट है वो है योग्यता के आधार पर अग्रिम अध्ययन के लिए कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती है। बिल्कुल अच्छी बात है। यानी कि जितने भी कर्मचारी स्कूल में एज ए टीचर है ना काम कर रहे हैं, उन सबको उनकी योग्यता के अनुसार कि भाई 3rd लेवल का है, 2nd लेवल का है, 1st ग्रेड का है ना, तो ये अलग अलग लेवल के जो टीचर होते हैं, जैसे 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं और 9वीं 10वीं और ये लेक्चरर जो भी होते हैं, सभी के लिए ये योजनाएं लागू होती है, ठीक है। और उनकी योग्यता के अनुसार उनके बच्चों को छात्रवृत्तियां दी जाती है इस योजना के तहत, याद रखना। क्लियर? बिल्कुल। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई संपत्ति के मरम्मत हेतु ऋण दिया जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है बहुत तेजी से, ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आसपास समुद्र, तालाब ऐसे कुछ होते हैं बड़े बड़े, तो वहाँ पे क्या बाढ़ आ जाती है, तो उनके घर मकान सारे नष्ट हो जाते हैं, उसके लिए बड़ी रकम चाहिए। तो ये जो संस्था है, अभी हमने जिस नियम के बारे में बात की थी, उस नियम के तहत इनको क्या दिया जाता है बताओ? ऋण दिया जाता है, जिससे ये क्या कर सके, अपने घर की रिपेयरिंग करवा सके। हालांकि ऐसी कंडीशन कई जगह बनती है, सब जगह नहीं बनती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखा है पुत्र पुत्री के विवाह हेतु ऋण। यदि टीचर अपने बच्चे और बच्चियों को मतलब विवाह करवाना चाहता है उनका, या उनको मतलब विवाह के समय ज़्यादा खर्च करना चाहता है और उसके साथ पैसा, उसके पास अभी पैसा है नहीं है, तो इस योजना के तहत वो ऋण ले सकता है। नेक्स्ट, अगला बिंदु है इसमें शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के उपयोगकर्ता हितकारी संस्था में छात्रावासों, कॉटेज, वार्डों का निर्माण किया जाता है। यानी कि इनके लिए मतलब विभिन्न प्रकार की मतलब आवासीय व्यवस्था भी की जाती है टीचर्स के लिए, ठीक है। छात्रावासों का निर्माण भी किया जाता है जिसमें ये आराम से रह सकते हैं, ठीक है। पहली योजना मैंने आपको बताई है, दोबारा बता देता हूँ योजना का नाम क्या है, क्योंकि आप इसको याद नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। कौन सी योजना की बात की थी मैंने? हितकारी निधि योजना की बात की थी, ठीक है। जिसके तहत कौन कौन से फायदे मिले वो भी मैंने आपको बता दिया, और 1975 से अब तक ये योजना लागू है और टीचर्स को इससे फ़ायदा मिलता है। अगली जो योजना है वो है राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान। इस योजना की बात करें
तो इसकी स्थापना की थी चैरिटेबल एक्ट 1980 के अंतर्गत। ठीक है, इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें क्या है देख लेते हैं। 1962 में भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के कल्याण हेतु यह योजना शुरू की गई। योजना का नाम क्या है? शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठा योजना। ठीक है, शुरू कब की गई थी? 1962 में की गई थी। और अभी ये किसके अंतर्गत आती है? तो चैरिटेबल एक्ट 1980 के अंतर्गत आती है। क्लियर? बिल्कुल याद रखना, स्थापना 1962 में हुई थी। भारत सरकार द्वारा शिक्षकों के कल्याण हेतु तो ये योजना जो है क्या की गई है? शुरू की गई है। और राजस्थान में कब शुरू हुई थी? 1966 में। ठीक है, 62 से 63, 63 से 64, 64 से 65, 65 से 66, यानी कि इंडिया में 1962 में मतलब इसकी स्थापना कर दी गई और 66 से राजस्थान में योजना शुरू कर दी गई। कौन सी योजना है बताओ? राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान। राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान 1962 में शुरू हुई थी और राजस्थान में 1966 में। क्लियर? बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना अच्छे से, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप इस क्लास को दोबारा देखेंगे, देखें तो वो हालांकि अच्छी बात है, लेकिन आप एक बार ही सारी चीज़ें याद कर लेना। यस, अब बात करते हैं कि भैया इनके जो फंडिंग कहाँ से होती है, इनको पैसा कहाँ से मिलता है। ये जो योजना चलाई ना, इसका पैसा कहाँ से आता है जो ये टीचर्स को देते हैं? प्रति वर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर इंडिया की बिक्री का धन, मतलब इंडियो, हाँ इंडिया जो होती है ना, इंडिया भी क्या होती है आप मेरे को खुद कमेंट में बता देना। तो इनकी बिक्री होती है ना, और इनको बेच के धन इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है। और जितना भी पैसा इकट्ठा होता है इसमें से 10% पेमेंट, कितना? 10% पेमेंट भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार का जो मानवाधिकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसको दिया जाता है। ये कहाँ पे? नई दिल्ली में इसका हेड है। ठीक है, तो मैंने इसका नाम बताया था एम, है ना, HRD, है ना। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसा कुछ इसका नाम है, तो इसकी याद रखना। ठीक है, ठीक है, तो ये इसका शॉर्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया है। और अब क्या प्रोसेस है दोबारा समझा देता हूँ। हर वर्ष क्या होता है कि इंडियो की बिक्री होती है शिक्षक दिवस के दिन, तो उसमें से 10% जो पेमेंट होता है वो भारत सरकार को दिया जाता है। कौन से विभाग को दिया जाता है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय को दिया जाता है। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। क्लियर? बिल्कुल। और इस योजना में मतलब टीचर्स को क्या क्या फायदा मिलता है देख लेते हैं। तो कर्मचारियों के निधन पर जब भी कोई कर्मचारी मर जाता है तो 5,000 उसको सहायता राशि दी जाती है। कितनी? 5,000। उसके अलावा आश्रित की पुत्री के विवाह पर, यानी कि मतलब टीचर्स की जब अपने बेटे की शादी होती है, टीचर्स की बेटे की, तो उस समय उसको 2,000 रुपये की हेल्प की जाती है। ठीक है, 5,000 कर्मचारियों के निधन पर और 2,000 मतलब विवाह के समय। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है उसमें दे रखा है विद्यालय अध्यापकों के बच्चों को भारत सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता भी इसी के अंतर्गत दी जाती है। अगला बिंदु है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान प्राप्त शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा भ्रमण की सुविधा भी दी जाती है कि भैया टीचर्स घूमना चाहते हैं तो आपके लिए हम ऐसी व्यवस्था देंगे, और इसी के तहत ये योजना चली है। नेक्स्ट अब अपन बात कर लेते हैं अगली योजना की। ठीक है, फिर आपको मैं एक कविता सुनाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा मन बहल जाएगा। 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन हार मत मानना, क्लास अधूरी मत छोड़ना, पूरी क्लास देखना जब तक होती है तब तक, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अगर मैं खुद रिकॉर्ड कर सकता हूँ, आप देख नहीं सकते हो क्या? देख सकते हो ना? तो फिर तो इस योजना का नाम है अध्यापक कल्याण कोष न्यास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। योजना का नाम क्या है? अध्यापक कल्याण कोष न्यास माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है, इस योजना की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना किसने की थी? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा की गई थी। ठीक है, याद रखना। अब क्या है इस योजना में समझ लेते हैं अपन अच्छे से। चलो, जूम लेवल 200 रखना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग अपन को पढ़ना पड़ता है सारा। चलिए, ये जो कोर्स है अभी हमने बात की ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाले कोर्स की, तो इसमें क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति जो बोर्ड में काम करता है ना, बोर्ड की परीक्षाओं से रिलेटेड, सारणियाँ बनाने से रिलेटेड, देखो यहाँ बता रहा है, जैसे परीक्षा संशोधन करने वाला आदमी, सारणीकार जो इंडेक्स बनाता है, सत्यापक जो भी होता है, पत्रकार जो भी पत्राचार पाठ्यक्रम में पाठ लेखन वाले जो भी होते हैं,
पाठ परीक्षक या संपादक जो भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भैया बोर्ड में काम करेंगे तो पैसा लेंगे, है ना। बिना पैसों के कौन काम करता है। मैं कर रहा हूँ क्या काम, मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, और मैं तो बहुत ही कम फीस ले रहा हूँ कोर्स की, ठीक है। तो कोर्स इनरोल करके पूरी पीडीएफ आप जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं, रिविजन भी कर पाएंगे। तो यहाँ पर बोर्ड विभाग में जितने भी लोग हैं वो काम करते कुछ न कुछ, और काम करते तो पैसा लेंगे, और पैसा लेंगे तो उसका 2% इस फंड में दे देंगे, जिससे क्या होगा, टीचर्स की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी। अब ये जो फंड आता है इसकी मतलब सर्वाइव का मतलब ये कहाँ कहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले बात, शिक्षक के पुत्र पुत्री को दिए जाते हैं। किसको, शिक्षक के पुत्र पुत्री को। किस कंडीशन में, यदि कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों को 100 रुपये प्रति माह क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं। अगर कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय में अध्ययन कर रहा है उनके बच्चे, तो उनको 100 रुपये हर महीने के हिसाब से दिए जाते हैं, और 10 माह के लिए उनको सहायता दी जाती है। क्लियर बिल्कुल। अगला बिंदु देखिए, इंपॉर्टेंट है। देखो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली योजना की बात हो रही है, ठीक है। इसमें बता रहा है तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा यदि कोई लेना चाहता है, ग्रेजुएशन इसमें करना चाहता है, तो उन छात्रों को 250 रुपये प्रति माह के हिसाब से दिए जाएंगे, और 10 माह तक दिए जाएंगे। तो ये योजना है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली। अगला दे रखा है, शिक्षा स्नातक एवं शिक्षा स्नातक को उत्तर महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्रों को, यानी कि जो महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, तो उनको 200 रुपये प्रति माह 10 महीने तक दिए जाएंगे। और कोई भी मतलब टीचर का बच्चा है ना, टीचर के बच्चों के लिए ये योजना ऐसे कह सकते हैं। कोई भी टीचर का बच्चा डिप्लोमा पाठ्यक्रम कर रहा है, यानी बीएसटीसी बीएड ऐसा कुछ कर रहा है, तो उसको, हाँ, बीएसटीसी और आईटीआई में छोटे मोटे डिप्लोमा होते हैं ना, उनकी बात, बीएड तो वैसे हाई लेवल पे आ जाता है। तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में 150 रुपये प्रति महीने दिए जाते हैं, और 10 माह तक ये भी दिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी लगी मेरे को योजना, कि टीचर के बच्चों को भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगली जो बीमा है वो योजना है वो आपके सामने है, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना। यानी कि मतलब इसमें किसी टीचर के साथ दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, क्षति हो जाती है, तो उससे रिलेटेड योजना है। राज्य सरकार के कर्मचारियों की मृत्यु या क्षति पर बीमा आवरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष फरवरी माह में वेतन से एक राशि काटी जाती है। मतलब किसके वेतन से काट रहे हैं वो इसमें नहीं बता रखा है, लेकिन वेतन से एक राशि काटेंगे, और उसको अलग अलग दुर्घटनाओं के लिए अलग अलग बीमा योजनाओं के अंतर्गत टीचर्स को हेल्प दी जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको लगभग कोई 4 टीचर्स के लिए योजनाएं बता दी है। अब अपन अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, नवोदय विद्यालय के उद्देश्य लिखते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। तो अब इसको छोड़ देना, संता करने जाने कहाँ से आ गया, ठीक है। अब ये क्या है कि भैया एक बात, कुछ मिस्टेक्स आपको इन पीडीएफ में देखने को मिल सकती है, मैं बता दूं। क्योंकि क्या होता है कि जब मैं इनको लिखता हूँ तो मैं अकेला हूँ सारा, देखो नोट्स मैं खुद बनाता हूँ, किताब मैं खुद पढ़ता हूँ, 2 बार किताब पढ़नी पड़ती है, तीसरी बार में नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद नोट्स को लिखना पड़ता है, लिखने के बाद पीपीटी बनानी पड़ती है, पीपीटी बनाने के बाद नोट्स क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, और पीडीएफ बनानी पड़ती है, उसको वेबसाइट पर या कोर्स में ऐड करनी पड़ती है। ये इतने सारे काम मैं अकेला करता हूँ आपके लिए, इसीलिए कई छोटी मोटी मिस्टेक अगर मिलती है तो आप विद स्क्रीनशॉट मेरे को भेज सकते हैं अपने व्हाट्सएप पर, ताकि मैं समय रहते पीडीएफ को अपडेट करूँ। और अब पीडीएफ बहुत आसानी से अपडेट हो जाती है, मेरे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है उसकी मदद से, ठीक है। तो मैं अकेला सारा मैनेज कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आप हैंडल कर लेना। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय के साथ श्रेष्ठता के उद्देश्यों की प्राप्ति करना, ठीक है, ये इसमें बता रहा है। नवोदय विद्यालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर मतलब ऑफलाइन क्लासेस में नवोदय के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जिसमें गणित पढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है उनको पढ़ाना, तो उनसे रिलेटेड जानकारी मिल रही है, तो मेरे को तो एक खुशी की बात होगी, ठीक है। देश के विभिन्न भागों में, मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो एक साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अपनी क्षमताओं के अनुसार, तो उनको ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए, और इससे राष्ट्रीय एकताओं को भी क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है, इसीलिए इन विद्यालयों की स्थापना की गई है, ठीक है। ये इस मतलब विशेषताएं भी आप कह सकते हैं और उद्देश्य भी आप कह सकते हैं। अगला जो बिंदु रेखा है वो है सर्वोत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चों को गुड एजुकेशन उपलब्ध कराना, ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। और त्रिभाषा सूत्र जो है उसके अंतर्गत भी नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, यानी कि त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसके अंतर्गत निश्चित करना होता है कि नवोदय विद्यालयों में जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं
उनको त्रिभाषा पढ़ने का अवसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनमें पर्याप्त योग्यता मिल रही है या नहीं मिल रही, ये सारी जानकारी इसमें दे रखी होती है। नेक्स्ट अगली स्लाइड की बात करते हैं। क्लास बड़ी बनेगी कोई बात नहीं, पर मैं आपके लिए एक भी प्रश्न छोड़ने वाला नहीं हूँ, पूरी बुक कवर कराऊंगा। विद्यालय नवोदय, जवाहर नवोदय विद्यालय की विशेषताएं कर लेते हैं या इनको समझ लेते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया किस प्रकार होती है आप अच्छे से जानते हैं, और अधिकतर बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने नवोदय में फॉर्म भरा होगा। ठीक है, तो अब प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको पता है एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसको यदि आप पास कर लेते हैं तो आपको वहाँ एंट्री मिल जाती है। सेकंड पॉइंट इसमें दे रखा है, ग्रामीण अनुसूचित जाति के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग होते हैं या बालिकाएं होती है, उनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है इसमें नवोदय में। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है। निःशुल्क सह शिक्षा के लिए आवासीय विद्यालय अपन नवोदय विद्यालय को कहते हैं, और नवोदय विद्यालय जो है इसमें त्रिभाषा सूत्र की पालना की जाती है। किस सूत्र की? त्रिभाषा सूत्र की। और राष्ट्रीय एकता का यदि विकास करना है तो उसके लिए नवोदय विद्यालय बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं, और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना भी इसलिए की गई है। नवोदय विद्यालय समिति द्वारा इसका संचालन किया जाता है। यदि आपसे कोई प्रश्न पूछता है कि भाई नवोदय विद्यालय की मतलब संचालन कौन करता है, मॉनिटरिंग कंट्रोल कौन करता है, तो आप बता देना नवोदय विद्यालय समिति करती है। अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, भारतीय पब्लिक स्कूलों की विशेषताएं बताओ। तो पब्लिक स्कूल की यदि हम बात करें तो आवासीय स्कूल की तरह होती है ना, हॉस्टल की, जहाँ जैसे हॉस्टल की सुविधा होती है ना, वहीं रहते हैं वहीं पढ़ना, तो पब्लिक स्कूल भी बिल्कुल वैसे होते हैं। पब्लिक स्कूल जो होते हैं ना, इनमें छात्रावास की व्यवस्था होती है, यानी कि आराम से बच्चे छात्रावास में पढ़ सकते हैं। विद्यालय की बात करें तो ये विद्यालय बड़े साधन संपन्न होते हैं, भवन बड़े सुसज्जित होते हैं, एकदम हाई लेवल के, मतलब ऐसा लगता है कि भाई अमीर लोग के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे, गरीब हम जैसे गरीब वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, तो ऐसे अब इनमें सुविधाएं कौन कौन सी होती है, देखो पब्लिक स्कूल जो होते हैं उनमें क्या क्या होता है। एक तो क्रीड़ा स्थल होता है, खेलने का स्थान, तरण ताल होता है, खेल होते हैं विभिन्न प्रकार के कलाएं बच्चों को सिखाई जाती है, और संगीत भी बच्चों को सिखाई जाती है। और कुछ पब्लिक स्कूल तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चों को घुड़सवारी भी सिखाई जाती है, घुड़सवारी, घोड़े पे बैठो टिपडिक टपडिक जाओ ऐसे। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है वो है आपके सामने, ये विद्यालय बहुत खर्चीले होते हैं। भैया इतनी सुविधा दे रहा है तो पैसे तो लेगा, है ना, पैसे तो लेगा भाई, तो पैसे लेगा तो पैसे देंगे, और घुड़सवारी करेंगे, क्रीड़ा स्थल पर खेलेंगे, तालाब में नहाएंगे, स्विमिंग सीखेंगे, विभिन्न प्रकार के खेल खेलेंगे और संगीत भी गाएंगे। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है, अगला जो पॉइंट है वो है, विद्यालयों में अध्ययन करना एक प्रतिष्ठा का प्रतीक होता है, यानी जिनके बच्चे इन पब्लिक स्कूलों में जाते हैं उनके पिताजी के तो मतलब यूँ ऐसे सीना चौड़ा करके चलते हैं, मेरा बच्चा पब्लिक स्कूल में पढ़ता है, इतने सारी सुविधाएं मिलती है, तो उनको मतलब उनके लिए गर्व की बात होती है। अरे बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, अरे उस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है भैया तुम तो बहुत होशियार निकले, ऐसे समझे। थोड़ा पढ़ाने का स्टाइल भी समय समय पे बदलना पड़ता है ताकि आप बोर नहीं हो। और आप अब कमेंट में बताना कि लगभग 50 मिनट हो चुके हैं, आपने इस क्लास को स्किप किया कि नहीं किया हो तो ईमानदारी से बता देना। दूसरी बात, कुछ तो छोड़कर ही चले गए होंगे और कुछ कंटिन्यू देख रहे होंगे, जो देख रहे हो वैसे अच्छे नंबर ले आएंगे। अरे पूरे साल नहीं पढ़ी, एक क्लास को देखने में क्या जा रहा है तुम्हारा, कंटिन्यू बने रहो, है ना। थोड़ी क्लास स्किप यानी कि वीडियो को पॉज करके चाय पी के आ जाओ, वापस कंटिन्यू कर दो। मैं तो कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बीच में रुक ही नहीं रहा हूँ, है ना, मेरे भी तो जीव है ना यार, समझा करो। तो तुम भी पढ़ो मेरे साथ। अगला जो बिंदु है इसकी अपन बात कर लेते हैं। अध्यापकों को अच्छा वेतन, भत्ते, आवास और विविध सुविधाएं भी इसमें के अंतर्गत दी जाती है। कौन सा स्कूल? पब्लिक स्कूल। अगला जो बिंदु है वो देखा है, सैद्धांतिक विषय साथ साथ पाठ्य सहग्रामी क्रिया भी बच्चों को करवाई जाती है। अगला बिंदु इसमें देखा है, यह विद्यालय अनुदान या सहायता नहीं लेते, इसीलिए इन पर सरकारों का नियंत्रण नहीं होता। यानी पब्लिक स्कूल खुद का मैनेजमेंट कर लेते हैं सारा, उधार किसी से नहीं लेते हैं। बालकों को व्यावहारिक ज्ञान दिया जाता है, प्रयोगशाला में कुशल प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, और इन विद्यालयों का माध्यम कौन सा है? अंग्रेजी। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में बच्चों को इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट चलिए, कविता सुननी है थोड़ी देर बाद सुनते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं फिर कविता सुनाऊंगा। नैतिक मूल्य क्या होते हैं और प्रमुख नैतिक मूल्यों का वर्णन करें। तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहला नैतिक मूल्य बता देता हूँ, यहाँ थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। नैतिक नियमों की पालना करते करते जब व्यक्ति उन्हें अंतर मन से अपनाना शुरू कर देता है तो वह नियम उनके नैतिक मूल्य हो जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में अपने आगे बताता हूँ। अभी जहाँ पे मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस
मतलब एज ए कोचिंग सेंटर आप इसको मान सकते हैं, जहाँ पे मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाता हूँ और बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं, 10th वाले 12th वाले, लेकिन छोटे बच्चों को पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि अक्सर बच्चे शुरू शुरू में जब नया एडमिशन लेते हैं तब क्या करते हैं, कभी पेंसिल चुरा ली, कभी रबड़ चुरा लिया, कभी झूठ बोल दिया, है ना। तो ऐसे कुछ उल्टे सीधे काम करते हैं, लेकिन जब मैं उनको समय समय पर प्यार से समझाता हूँ तो वो मेरी बात मानते हैं और मेरे सामने बच्चे झूठ कभी नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये कि कुछ भी हो जाए, सारा मास्टर मार देगा तो कोई बात नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो इस बात को बच्चे ने अंतर मन से अपना लिया है कि भाई झूठ नहीं बोलना है, झूठ बोलना गंदी बात है। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें अपना लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल होती है, टीचर को प्रयास करना चाहिए कि बच्चे ऐसे बने, उनके डर से नहीं सीखे, मतलब उनके पावर से सीखे बच्चों के, मतलब कहने का मतलब बच्चे खुद से ही नई नई अच्छी अच्छी चीज़ें सीखे। जैसे नॉर्मली मैं कभी बच्चों को मतलब हल्का फुल्का कभी ऐसे ही डांट देते बोल देते, लेकिन नॉर्मली वो बात मान जाते हैं तो डांटने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ तक कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी बात मान के चीज़ें पढ़ लेता है। तो ये एक टीचर में विशिष्ट गुण होना चाहिए, और आप भी भविष्य में टीचर बनेंगे तो मैं चाहता हूँ कि आप में भी ऐसे अच्छे अच्छे गुण डेवलप हो। ठीक है, अब कौन कौन से गुण टीचर में भी होने चाहिए और वो गुण अपने बच्चों में भी डेवलप करें। तो ईमानदारी पहले टीचर में खुद होनी चाहिए, ईमानदारी से अपना सिलेबस कराएगा, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाएगा और ईमानदारी से बच्चों के एग्जाम लेगा। क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, बच्चों को टिप पाते हैं, बहुत 2 मिनट बाहर जाके आ रहा हूँ देख लो। ये क्या है, मतलब प्रॉपर इवोल्यूशन थोड़ी। प्रॉपर इवोल्यूशन वो होता है जिसमें टीपने का अवसर दिया ही नहीं जाता है। हालांकि आप मेरी बात से एग्री नहीं होंगे, क्योंकि आप भी डीएलएड की एग्जाम में पूरी कोशिश करेंगे टीपने की। हो सकता है मैं भी करूँ, लेकिन मैंने अभी तक की नहीं है टीपने की, बहुत ही रेयर चांस है, या मेरे को याद नहीं होगा कि कब मैंने मतलब इससे टीपने की कोशिश की होगी। तूने क्या लिखा, अरे मैं तो ऐसा मान के चलता हूँ उसने कहाँ सही लिखा होगा, अपन को नहीं आ रहा तो उसको क्या आ रहा होगा, ऐसे। तो पहली बात, ईमानदारी टीचर्स में भी होनी चाहिए और बच्चों में भी डेवलप करनी चाहिए। दूसरी बात, त्याग। एक टीचर में त्याग की भावना होनी चाहिए और बच्चे में भी होनी चाहिए। अगला है निष्ठा, यानी निष्ठा के साथ बच्चों को पढ़ाना और उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। उसको लगना चाहिए कि मेरी क्लास टॉप करे, मैं मेरी क्लास के बच्चों को मजबूत कर दूँ, मेरी सब्जेक्ट में उनको एक्सपर्ट कर दूँ, ऐसे। नेक्स्ट है करुणा, यानी कि करुणा भावना भी होनी चाहिए। दया, बच्चों पर दया भी आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि जानवर की तरह बच्चों को मारे, ऐसा भी मास्टर नहीं चाहिए। और यही नैतिक मूल्य बच्चों को सिखाने चाहिए, और यही तो नैतिक मूल्य होते हैं। सुनना, ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, करुणा, दया, ये सारे नैतिक मूल्य होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, नैतिक मूल्य होते हैं। क्लियर बिल्कुल। और आप कमेंट में अभी बता दो वीडियो रोक के कि सर मैं आपके कहने पर जब भविष्य में टीचर बनाने बनोगे, कंफर्म है बनोगे, अगर ये गुण आप में है ना तो कंफर्म टीचर बन जाओगे। तो ये जो गुण है, और नहीं है तो डेवलप कर लेना ना, क्या दिक्कत है। मन में सोच रहे होगे मेरे में तो नहीं है, तो डेवलप कर लेना। यस, क्या बताया मैंने, ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, उत्तरदायित्व की भावना, करुणा और दया, ये गुण आप में होने चाहिए और आपके थ्रू आपके स्टूडेंट में जाएंगे। क्लियर बिल्कुल। और अगर ये फीलिंग आप में है तो आप, मैं मान के चलता हूँ आप 100% टीचर बनोगे। मेरा तो पता नहीं है बनूँ नहीं बनूँ, ठीक है। मैं तो वैसे ही आपका टीचर ही हूँ, या आपका भाई भी समझ सकते हो, छोटा भाई समझ सकते हो, बड़ा भाई समझ सकते हो। नेक्स्ट है अगला जो पॉइंट है इसी के अंतर्गत, वो है व्यक्ति, परिवार, जाति, समाज, धर्म, राज्य, राष्ट्र, समस्त विश्व की प्रत्येक गतिविधि में स्वास्थ्य मूल्य की आवश्यकता होती है, और इन मूल्यों की स्थापना में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, कोई परिवार हो सकता है, कोई जाति हो सकती है विशेष, कोई समाज हो सकता है विशेष, या कोई धर्म हो सकता है, कोई राज्य या राष्ट्र भी हो सकता है, या पूरा विश्व। अगर एक व्यक्ति में हम ऐसे गुण डालेंगे तो कई परिवार होंगे उनमें ऐसे गुण आ जाएंगे, कई जातियाँ होगी वो मिलजुल कर रहना सीख जाएगी, समाज में बहुत अच्छा को रिलेशन बॉन्ड बन जाएगा, धर्म के नाम पर लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं बल्कि सराहेंगे, और राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी एकता की भावना बढ़ेगी। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अगर एक टीचर बच्चे में 30 बच्चों में ऐसे गुण डाल देता है तो वो 30 बच्चे आगे जाके कितने ही बच्चों में ऐसे गुण डेवलप करेंगे। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो ये पहल मेरे को बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट, मुख्य नैतिक मूल्य कौन कौन से, वैसे तो शॉर्ट में बता दिए थे लेकिन दोबारा याद करवा देता हूँ। नैतिक मूल्य की बात करें तो पहला है सत्य। बच्चों को हमेशा सत्य बोलना सिखाना है, अपने डर से नहीं, मतलब उनको फ्री करके, है ना, उनको रिलैक्स करके सच बोलना सिखाना है। यदि सच बोलना सीख गए तो घर वाले खुश, परिवार वाले खुश, और आगे शादी करेगा तो उसकी बीवी भी खुश और अधिकारी भी खुश, नौकरी लग गया तो, यानी कि हर जगह ये चीज़ मैं मान के चलता हूँ कि भैया सत्य बोलना बच्चे को सिखाना है।
डरा कर नहीं, समझा कर। उसको बोलना है भाई बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाऊंगा, इनाम दे दूंगा, सत्य बोल जा। और सत्य बोले ना उसको आराम से बिठा दो, बेटा कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात है कि वो सत्य बोलना सीख गया है। तो ये चीज़ अब देखो मैं बहुत अप्लाई करता हूँ, या नए नए स्टूडेंट आते रहते हैं उन पे चीज़ मैं अप्लाई करता हूँ। और आपको भी पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप भविष्य में टीचर बनते हैं तो आप खुद भी सत्य बोले और बच्चों को भी सत्य बोलना सिखाएं। अगला है अहिंसा। खुद हिंसा ना करें और बच्चों भी हिंसा करना नहीं सिखाएं। ठीक है, हिंसा करना अच्छी बात नहीं। कुत्ते बिल्लियों को मारना, बाहर मतलब उड़ के दौड़ाते हैं ना, कुछ बच्चे बहुत मारते हैं उनको, है ना, बहुत तेजी से आवाज़ आती है, मेरे को तो लगता है आपने भी बचपन में वो मतलब कुत्ते के बच्चे को खिलाया होगा, है ना, खिलाया नहीं खिलाया, कमेंट में बताना मेरे को। मैंने तो खिलाया है फिर मैं छोटा था तब। बिल्कुल सही बात है। यस, अगला है धैर्य। धैर्य रखना जरूरी है। आज के समय कोई धैर्य नहीं रखता है। आप अभी धैर्य रख के नहीं रहोगे, आगे खींच रहे हो, अरे यार कब सर की क्लास खत्म हो, कब मैं फ्री हो जाऊँ। अगर लेकिन आप इस क्लास को अंतर्मन से अपना लेते तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ आपके बहुत 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 अच्छे नंबर आने वाले हैं। अगला है सहिष्णुता। मतलब थोड़ी सी अलग बात है, सहिष्णुता इससे रिलेटेड है, इसको आप समझ लेना अपनी भाषा में। मृदुता, बोलना थोड़ा ढंग से। ठीक है, टीचर हो गालियाँ गलौज बिल्कुल नहीं करनी है, बच्चों को भी ऐसी बातें नहीं सिखानी है। तो इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। कुछ और चीज़ें जो टीचर में होनी चाहिए और टीचर बच्चों में भी ये चीज़ें डेवलप कर सकता है। यस, स्वावलंबन टीचर में होना चाहिए। ठीक है, स्वावलंबी बनना बच्चों को सिखाना चाहिए। कर्तव्य निष्ठा बच्चों में होनी चाहिए, यानी कि जो भी कर्तव्य है उनकी पालना बच्चे व्यवस्थित रूप से करें। स्वच्छता टीचर खुद रखेगा तो बच्चे ऑटोमेटिकली रखेंगे। कक्ष साफ सुथरा, खेल का मैदान साफ सुथरा और सारी चीज़ें कचरा वचरा व्यवस्थित निकला हुआ। ठीक है, अगला है देश प्रेम, यानी देश के प्रति प्रेम बच्चों में विकसित करना चाहिए। देश से प्रेम करें, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, इसके अलावा सार्वजनिक स्थलों का सम्मान करें। सार्वजनिक यात्रा अगर कहीं करते हैं तो उनको खरोच नहीं करें। अक्सर सरकारी बसों में हम जाते हैं तो कहीं छेद कर देते हैं, कहीं क्या कर देते हैं, कहीं चद्दर फाड़ते, कहीं सीटों में छेद कर देते हैं। ऐसे काम प्लीज़ मत करना और बच्चों को भी मत सिखाना। अगला है श्रम। ठीक है, बच्चों को श्रम करना सिखाना चाहिए। स्कूल में भी मैदान व्यवस्थित करवाना, छोटे मोटे कागज के टुकड़े बिनवाना, इससे बच्चों में अच्छी स्किल आती है और वो ये काम करना सीख जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है आपके सामने, वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, सामान्यता और पूर्वानुमान की क्षमता। ये वैज्ञानिक विधि की प्रमुख विशेषता है। निश्चयात्मकता यानी कन्फर्मिटी होती है। वस्तुनिष्ठ यानी कि जो भी चाहे वो टेक्निक इसमें यूज़ कर सकते हैं। सत्यापनशीलता, उसको सत्यापित किया जाना चाहिए और नॉर्मल होने चाहिए। और पूर्वानुमान भी उसमें होने चाहिए कि भाई मैं ये काम करूँगा तो मेरे को ये रिजल्ट मिलेगा। ऐसे कुछ आइडियाज़ टीचर में होने चाहिए। अगला दे रखा है विज्ञान तथ्य पर आधारित होता है। बिल्कुल सही बात है। जटिल घटनाओं का अगर विश्लेषण हमें करना है तो विज्ञान में विश्लेषण विधि का अपन प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है अगला पॉइंट, देख लेते हैं जल्दी से। यस, विज्ञान के अंतर्गत चिंतन में प्राक कल्पना का प्रयोग होता है। बिल्कुल सही बात है। पहले ही अपन कल्पना कर देते हैं कि मैं इसमें ये मिलाऊंगा तो ये होने वाला है, और फिर मिला के देखते हो तो सच में हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, हो जाता है तो अपना कंफर्म, नहीं होता है तो दोबारा कोशिश करो। विज्ञान में संवेगात्मक पक्षपात के लिए स्थान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है ना, फीलिंग्स नहीं होती, यानी कि काम करना तो करना ही है। और विज्ञान में शुद्ध एवं संक्षिप्त मापन का प्रयोग होता है। बिल्कुल, यानी जो भी अपन वैल्यू ले रहे हैं वो प्रॉपर अपन को लेनी पड़ेगी। कोई प्रयोग भी कर रहे हैं तो उसमें जो पदार्थ ले रहे हैं वो बराबर मात्रा में लेना पड़ेगा। जैसे सोडियम धातु का टुकड़ा छोटा सा लेते हैं, बड़ा ले लिया तो धमाका हो जाता है और अपन को भी नुकसान हो जाता है। तो छोटा सा सोडियम का टुकड़ा लिया जाता है जो हवा के साथ रिएक्शन करता है। नेक्स्ट, ज्ञान में क्रमबद्ध और चिंतन को बढ़ावा दिया जाता है, यानी कि बच्चा स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना सीखता है और उसका चिंतन बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यक रूप से होती है 50% महिलाओं आवश्यक होती है ना, उनके नाम वहाँ पे रिकॉर्ड में होते हैं। अगला प्रश्न है 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनका शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करना है, यानी कि बच्चों को कूट नहीं सकते, डरा धमका नहीं सकता एक टीचर। तो ये कब लागू किया गया था? तो आरटी का नियम 2009 इसमें लागू किया गया था। और किस धारा में दे रखा है? धारा 17 में। ठीक है, धारा 17 टीचर के लिए खतरा। याद रख लेना, धारा 17 टीचर के लिए खतरा, क्योंकि बच्चों को मारोगे ना तो तुम्हारे लिए खतरा हो जाएगा। मत मारना भविष्य में, छात्राध्यापक बन रहे हो अभी और बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होने ही वाली है। इसके जस्ट बाद हाँ एक बात और बता देता हूँ कि रीट जो है ना, रीट, इसका कोर्स में मैं अपनी वेबसाइट पे बहुत जल्दी लाऊंगा और एक ऐसा स्पेशल कोर्स लाऊंगा जिसको पढ़कर आप एकदम मस्त हो जाएंगे। बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है।
अगला प्रश्न की बात करें तो वो है शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ। तो शिक्षा के अधिकार कानून की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को यह कानून लागू हुआ था। ठीक है। और धारा 17 टीचर के लिए खतरा है ना। कमेंट में लिखना कौन कौन लिखेगा, कमेंट में बताओ, लिखोगे ना, कमेंट में लिखना धारा 17 टीचर के लिए खतरा। मेरे को भी याद रहेगा कि हाँ बच्चों ने लिखा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके लिए एनसीएफ का पूरा नाम बताओ। तो एनसीएफ का पूरा नाम है राष्ट्रीय पाठचर्या परिचय, है ना। एनसीएफ नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, याद रख लेना। ठीक है, परिचर्या है ना, परिचर्या होता है ना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम परिचर्या। ओके, या फिर इंग्लिश में याद रख सकते हो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क। ओके। नेक्स्ट अगला प्रश्न है ग्रामीण बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना कब शुरू की गई। 2007 और 8 में। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना क्या है, इसमें अगर कोई भी बच्ची स्कूल से 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूर रहती है तो उसके लिए मतलब अलग से टेम्पो की व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसमें कुछ रूल्स है जो अपन अभी आगे देखने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है मेजर ध्यानचंद जयंती कब मनाई जाती है। तो मेजर ध्यानचंद जयंती की बात करें तो ये अगस्त में मनाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने केंद्रीय विद्यालयों का संचालन किया जाता है तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, यानी कि जो नवोदय स्कूल है ये सारे स्कूल किसके द्वारा चलाए जाते हैं, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा चलाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने पन्नादाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो 14 अगस्त 2006 को पन्नादाय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ किया गया। चलो अब मैं एक कविता सुना देता हूँ और आप मेरे से प्रॉमिस करेंगे कि आप ये कविता जब आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को सुनाएंगे। ठीक है, सुनाएंगे ना। चलिए एक कविता मैं सुना देता हूँ, अगर पसंद आती है तो आप अपने स्टूडेंट को ज़रूर सुनाना। ठीक है, पक्का ना सुनाएंगे, मैं ऐसे आपके मनोरंजन के लिए सुना रहा हूँ। ठीक है, इसकी मत करना, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं भाई कविता को जल्दी आगे ले ले। देखो मैंने मतलब ऑफलाइन या छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं ना, उनको मैं कविता याद कराता हूँ, तो एक कविता मैं आपको सुना देता हूँ। थोड़ी बड़ी है, 1 मिनट लगेगा पूरी कविता, बड़े ध्यान से सुना, बहुत मजा आएगा। एक गांव में पगड़ बांधे एक मदारी आया, एक हाथ में लाठी पकड़े बंदर भी दो लाया, बीच गांव में झोले रखकर उसने खेल जमाया, डम 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 डमरू बाजे भीड़ देख हर्षाया, बच्चे दौड़े खेल देखने मन उनका ललचाया, कहा मदारी ने बंदर से चक्कर एक लगाओ, और भीड़ को तुम सुंदर सा अपना खेल दिखाओ, बंदर उछला लेकर लाठी ठुमका एक लगाया, बंदरी बैठी देख दौड़कर डंडा एक जमाया, बंदर बंदरी ने लोगों को करतब खूब दिखाया, और इकट्ठे करके पैसे सबको शीश नवाया। अच्छी लगी कविता? लगी कि नहीं लगी कमेंट में बताना। बंदर का खेल इस कविता का नाम है, और यहाँ पे अक्सर मैं बच्चों को बुलवाता हूँ तो मेरी भी अच्छी सी लय बन गई है इसकी। ज़्यादा अच्छी लय है नहीं है, फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बीच बीच में ना मतलब आपका जो प्रेशर हाई हो जाता है ना उसको भी कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, यस। अगला प्रश्न है आपके सामने गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो 1998। ठीक है, 1998 में गार्गी पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया। देखो गार्गी है ना, 2 शब्दों से बनाए तो आप 1998 यानी 2000 में से 2 घटा दें, आपका यहाँ उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना। कौन सी योजना? इंदिरा प्रियदर्शिनी। ये राह दिख रहा है ना, एक तो ऐसे डंडा आ रहा है, ऐसे डंडा आ रहा है, इसका मतलब 11 2010-11 याद रख लेना। इंदिरा प्रियदर्शिनी योजना 2011 में शुरू की गई। देखो कितनी अच्छी ट्रिक निकाली है मैंने, साला दिमाग कहाँ से आया इतना। अच्छा, आपकी कृपा है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपके सामने आपकी बेटी योजना कब लागू की गई। तो 2004-05 में आपकी बेटी योजना को लागू किया गया। अगला प्रश्न है इंस्पायर अवार्ड योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई। तो इंस्पायर अवार्ड योजना की बात करें तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा यह योजना लागू की गई। अगला प्रश्न है कस्तूरबा गांधी एसटीडी योजना कब लागू की गई। तो कस्तूरबा गांधी, देखो ब आ रहा है ना, ब एक और ब बना दो, ऐसे 8 हो जाएगा, 2007-8 में। ठीक है, कस्तूरबा गांधी एसटीडी योजना 2007-8 में लागू की गई। अगला प्रश्न, यह प्रश्न मैंने बता दिया था ना, राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण प्रतिष्ठान योजना राजस्थान में कब लागू की गई है ना। तो 1966 में की गई है ना, पहले मैंने डिटेल में बता दिया था, अब शॉर्ट में भी समझा दिया है। अगला प्रश्न है विद्यालय में प्रवेश उत्सव मनाना है तो उसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां करेंगे। पहली बात, अपन एक रैली का आयोजन करेंगे, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, घर घर जाकर संपर्क कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग बच्चों की जो आयु है ना, योग्यता आयु,
उस आयु के अनुसार क्या करेंगे अपन, बच्चों का मतलब एडमिशन कर देंगे और अभिभावकों को भी प्रोत्साहित करेंगे कि भाई प्राइवेट में कुछ नहीं है, हम अच्छा पढ़ाएंगे, एक बार एडमिशन कर दो, बाकी का काम तो होता रहेगा फिर। ओके, तो एडमिशन करना के लिए मैंने बता दिया, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं, घर घर जाके संपर्क कर सकते हैं और उत्सव और रैली का आयोजन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक की क्या भूमिका है, यानी कि स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है उसमें टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसकी यदि हम बात करते हैं, विद्यालय प्रबंधन में अभिभावक का प्रथम दायित्व ये होता है कि बच्चों की शिक्षा और विकास अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, टीचर ढंग से पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे, सोच समझ के आराम से देख ले कि भाई पढ़ा रहे ढंग से तो ठीक, नहीं पढ़ा रहे तो एक बार मास्टर को जाके चमका दे कि भाई क्या रहे, पैसे ले रहा है, पढ़ा नहीं रहा बच्चों को, ऐसे। तो समुचित संसाधन, सुविधा और अवसर भी बच्चों को उपलब्ध करवाने चाहिए। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलिए 200 कर लेते हैं। अरे क्या हो गया भैया, गमछा भी खुल गया, मुंह में पानी आ गया, कहाँ से आया भाई, पढ़ नहीं रहा इसीलिए आया। अगला है, गार्गी पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार की बात करें तो कक्षा 10, आप भी पढ़े हो ना कक्षा 10, लेकिन आपको मिले ही नहीं था, क्योंकि किसको मिलता है, छात्रा को मिलता है। आप छात्रा है नहीं, कुछ छात्राएं भी हो सकती है। हाँ, एक कमेंट और करना, अगर छात्रा इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को कंफर्म करना है कि लड़कियां भी इस वीडियो को देखती है या नहीं। ठीक है, अधिक अंक यदि प्राप्त करती है कौन, छात्राएं। वैसे तो 10वीं में कर नहीं पाती है, बहुत मेहनत कुछ लड़कियां कर पाती है, लड़कों की अपेक्षा तो कर ही पाती है, ऐसे कह सकते हैं। लड़के कम पढ़ते हैं, लड़कियां ज़्यादा पढ़ती हैं। लड़कियां सारे काम संभाल लेती हैं, लड़के नहीं संभाल पाते हैं, वो फंस जाते हैं, है ना। यस, कक्षा 10 में वे लड़कियां जो 75% से ज़्यादा नंबर लाती है उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। लड़के भले 90 ले आओ, 95 ले आओ, उनको गार्गी पुरस्कार नहीं मिलेगा। उनको तो मिलेगा सरपंच वाला पुरस्कार, जो 15 अगस्त पे जारी करता है ना सरपंच, क्या बोलता है कि इतने परसेंटेज लाओगे तो ये मिलेगा, ऐसे। अगला प्रश्न है आपके लिए, विद्यार्थी हेतु राष्ट्रीय स्तर पर संचालित 2 कल्याणकारी योजनाएं। देखो, जिस प्रकार हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि टीचर्स जो है उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं सरकार ने जारी कर रखी है, उसी प्रकार बच्चों के लिए भी सरकार सोचती है। तो यहाँ पर 2 योजनाएं ऐसी है जो सरकार ने बच्चों के लिए जारी कर रखी है। पहली योजना नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, NMMS। ये जो योजना है इसमें कक्षा 8 के बच्चे एग्जाम देते हैं और अच्छे नंबर लाते हैं तो उनको शायद 12,000 रुपये एक महीने के हिसाब से मिलते हैं, और 48,000 रुपये वो 12th तक अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो कमा लेते हैं। और आप, मेरे लिए एक उपलब्धि है कि मैंने जिस बच्चे को पढ़ाया उसका NMS में सिलेक्शन हो गया, ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, और NMS में मतलब पढ़ाया नहीं था, मतलब कहने का मतलब यही, मेरे ये मतलब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ता था, उसका मतलब कहीं ना कहीं तो रोल रहता है ना यार। कहने का मतलब जैसे मैंने साइंस पढ़ा है उसको, तो वो कि वही साइंस के NMS में आई, तो ये चीज़ हेल्पफुल हुई। ठीक है, तो इसे अपन इसको समझ सकते हैं। और अभी भी मैंने मतलब लगभग 10 दिन तक बच्चों को क्रैश कोर्स करवाया था NMS का, जिसमें लगभग डेली मैंने 6-7 घंटे डिजिटल बोर्ड पे बच्चों की क्लासें ली थी और ऐसे ही स्टडी मटेरियल उनको दिया था। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका भी मतलब NMS में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि सभी मतलब ग्रामीण इलाकों में मतलब परिवारजन इतने सक्षम होते नहीं और इन योजनाओं को बहुत फायदा मिलता है। अगला जो योजना है वो इंस्पायर अवार्ड योजना। ठीक है, 2 योजना के नाम याद रखना, पहले बताया NMS, दूसरी है इंस्पायर्ड अवार्ड योजना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना का उल्लेख करें। देखो, इसके बारे में बताना है, बता सकते हैं कौन चलाता है ये योजना, मानव संसाधन विकास मंत्रालय चलाता है। ठीक है, भारत सरकार का जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है वो क्या करता है, इस योजना का संचालन करता है और इसको जो शॉर्ट में बोलते हैं NMS के नाम से जानते हैं। और इस योजना कब से शुरू की गई, 2008 से शुरू की गई। ठीक है, मैंने तो इसका नाम अभी सुना है, मेरे समय सुना नहीं था क्योंकि हम प्राइवेट में पढ़े थे। तो अब इससे रिलेटेड कुछ और बातें कर लेते हैं। ये जो योजना है इसमें कक्षा 8 में जो भी बच्चे होते हैं, जो कक्षा 8 में पास हो जाते हैं, ठीक है, और उनके अभिभावक जो पैसा कमाते हैं वो 1,50,000 से कम में, यानी कि जैसे खेती वाले होते हैं वो बहुत ही कम कमा पाते हैं, तो ऐसे बच्चों को क्या की जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है और छात्रवृत्ति की मदद से बच्चे अच्छे से आगे अध्ययन कर सकते हैं आगे के कक्षाओं में। ठीक है, अब इस योजना का उद्देश्य क्या है देख लो। तो कक्षा 9 से 12 में जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको क्या की जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। ठीक है, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है योजना, और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है, उनको कुछ पैसा मिल जाता है।
और विद्यालय परित्याग दर को रोकना, यानी कि बच्चे कभी कभी क्या होते हैं 9वीं 10वीं में स्कूल छोड़ देते हैं, कभी फेल होने के कारण या कभी कम नंबर आने के कारण। तो इस चीज़ को रोकने के लिए भी ये योजना एक अच्छी पहल है। और इससे क्या किया जाता है, बच्चा 9 में आ गया तो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12 तक बच्चे को प्रोत्साहित करके पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, अगली योजना की बात करें, उसमें दे रखा है ग्रामीण बालिकाओं के लिए एक योजना है ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। ठीक है, इस योजना में क्या है बता देता हूँ। ग्रामीण क्षेत्र में जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं या मतलब सीनियर सेकेंडरी 12 तक के स्कूल होते हैं, तो उसमें कक्षा 9 से 12 तक की जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं, कौन, लड़कियां, तो उनके लिए क्या किया जाता है कि इस योजना को चलाया गया है। निवास स्थान से विद्यालय, है ना, मतलब देखो स्कूल से, ऐसे मैं लिख देता हूँ, स्कूल से घर पे, है ना, स्कूल से घर पे, यानी कि स्कूल से घर पे जाना है और घर से स्कूल में जाना है। ठीक है, स्कूल से घर पे और घर से स्कूल में यदि बच्चे को जाना है तो उसके लिए उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का फ़ायदा मिलेगा। और कब मिलेगा, जब स्कूल और घर की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, और दूसरी शर्त क्या रखी है कि कम से कम 5 बालिकाएं होनी चाहिए, और अगर 5 बालिका कम से कम है तो इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। गवर्नमेंट उनके आने जाने का खर्चा उठाएगी। ठीक है, लेकिन अक्सर ऐसी कंडीशन मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम बनती है। आपने ऐसा कहीं आपकी नज़र में देखा है तो मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो है विद्यालय के मनोवैज्ञानिक आधार को लिखिए। विद्यालय में अध्ययन करने वाले बालक अलग अलग व्यक्तित्व व विभिन्नता लिए हुए स्कूल में आते हैं। इनमें कुछ की पारिवारिक स्थिति अलग होती है, सामाजिक वातावरण कुछ अलग होता है और वंशानुगत भिन्नताएं भी बच्चों में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसी स्थिति में विभिन्नता वाले बालकों के समायोजन एवं अधिगम में कठिनाई होती है, वो सेटलमेंट नहीं कर पाते हैं। कुछ हाई फाई होते हैं, कुछ बेचारे कमजोर गरीब होते हैं। मनोवैज्ञानिकों के आधार की दृष्टि से विद्यालय में इस प्रकार के होने चाहिए जिसमें प्रतिभाशाली बालक, सामान्य बालक और पिछड़े बालक, ठीक है, सभी का जो डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, शैक्षणिक विकास, सृजनात्मक विकास, ये सारा बिल्कुल सही तरीके से स्थापित हो और इसमें समायोजन करके चले। ये बात इसमें कह रखी है। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्यालय के दार्शनिक आधार कौन कौन से हैं। विद्यालय प्रकृतिवाद आधारित होने चाहिए, विद्यालय आदर्शवाद आधारित होने चाहिए, विद्यालय प्रयोजनवाद आधारित होने चाहिए और विद्यालय यथार्थवाद आधारित होने चाहिए। ठीक है, तो ये विद्यालय के दार्शनिक प्रयोजन है। इन टेक्निक की मदद से स्कूल को स्टेबलाइज करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपके लिए समावेशी शिक्षा की संकल्पना को स्पष्ट करें। समावेशी शिक्षा, ठीक है, इसकी यदि बात करें तो ऐसी शिक्षा जिसमें समर्थ असमर्थ सभी विद्यार्थी को लेकर शिक्षण अधिगम करवाया जाता है। समर्थ और असमर्थ, ठीक है, सभी को साथ में लेकर क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। सभी विद्यार्थियों को एक जैसी शिक्षा दी जाती है और उसी को अपन क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समर्थ की भावना उसमें होती है। क्लियर, यानी कि जो असमर्थ है वो भी समर्थ बन जाए, जो समर्थ है वो भी और समर्थ बन जाए। ये प्रश्न मैंने बोल्ड नहीं किया, शायद भूल गया होगा, कोई बात नहीं, पीडीएफ में हो बोल्ड हुआ मिलेगा। विद्यालय में शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक, निरीक्षक तथा अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करते हैं। ठीक है, यानी समुदाय के लिए विद्यालय का क्या महत्व है, तो आप क्या बताएंगे कि विद्यालय जो होता है उसमें शिक्षक, छात्र, प्रधानाध्यापक और निरीक्षक और जितने भी समुदाय के लोग होते हैं वो सब साथ मिलकर काम करते हैं, तभी तो एक स्कूल अच्छे से चलता है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब गांव बड़े बोलेंगे महरसा खुदा नहीं पढ़ाओ, महरसा खुदा नहीं पढ़ाओ, महरसा खुदे पढ़ाई तो ही नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने आपको समझा दिया है, तो ऐसे समुदाय का स्थापना होता है। जैसे कुछ और चीज़ें इसमें रखिए, देख लेते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समस्त उपलब्ध भौतिक एवं अमानवीय संसाधनों की समुचित व्यवस्था करनी जरूरी है और ये सारी चीज़ें विद्यालय संगठन के अंतर्गत आती है और सारी व्यवस्था करनी चाहिए। अगला बिंदु है इसमें विद्यालय समाज में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति का वह केंद्र होता है जो बालक के जीवन का क्या करता है, निर्धारण करता है। ओके, अगला प्रश्न इस पॉइंट इसी में, विद्यालय का महत्व क्या है। तो शिक्षा समाज की कड़ी, एक समाज को जोड़ने का काम जो करता है ना, वो एजुकेशन करता है। और मैं इसे मान के चलता हूँ कि यदि आप गवर्नमेंट में भगवान से प्रार्थनाएं लग जाए और आप अभी से ही बच्चों को घर पे आसपास आपके बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना शुरू करें, उनकी हेल्प करना शुरू करें, अगर वो आगे आगे बढ़ेंगे तो आपके गांव का नाम होगा, आपके समाज का नाम होगा, आपके देश का नाम होगा। तो ये काम आप जरूर करें। स्वस्थ समाज का निर्माण विद्यालयों में होता है, यानी कि अच्छा समाज अगर अपन को बनाना है तो उसके लिए स्कूल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगला प्रश्न है आपके लिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने में सहायक, यानी कि किसी मतलब
बच्चे का मतलब एक चरित्र बनाना है, अच्छा चरित्र, उसके लिए स्कूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाई एजुकेशन की प्रिपरेशन करना हो गया, रोजगार की तैयारी करना हो गया, सामाजिक गुणों का विकास करना हो गया, सामाजिक परिवर्तन लाना हो गया, इन सारी चीज़ों के लिए स्कूल और एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रभावी विद्यालय की विशेषता बताओ। ऐसे विद्यालय जो एक्टिव होते हैं, तो सामाजिकता, स्तरीयता, परिणामात्मकता, विश्वसनीयता, विकासात्मकता, ये प्रभावी विद्यालय की क्या है, विशेषता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, थोड़ा जूम इन, ठीक है, ठीक है, यस। अगला प्रश्न अपन पढ़ लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है और इसके कार्य, आवश्यकता एवं संगठन पर प्रकाश डालिए। प्रकाश मेरी क्लास में पढ़ता है, हो सकता है प्रकाश भी इस क्लास को देख रहा हो, लेकिन यहाँ तक पहुँचा या नहीं पहुँचा ये मेरे को नहीं पता है। ठीक है, अगर प्रकाश यहाँ तक पहुँच गया, एक घंटा 16 मिनट तक पहुँच गया, तो कमेंट करके बताना प्रकाश, है ना। और प्रकाश बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट है, मैं इसको मतलब अपना क्लोज फ्रेंड मानता हूँ। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की बात करें तो इसके अनुसार क्या कहा गया है कि प्राथमिक यानी प्राइमरी लेवल और उच्च प्राथमिक, है ना, 8वीं तक इन स्कूलों का अगर मैनेजमेंट करना है तो विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। ठीक है, किसमें कहा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में क्या कहा गया है, 5वीं तक के स्कूल और 8वीं तक के स्कूल, यहाँ पर विद्यालय प्रबंधन समिति होगी और ये समिति क्या करेगी, विद्यालय की प्रगति का उल्लेख करेगी और उसके बारे में जानकारी रखेगी। नेक्स्ट, इसी अधिनियम की धारा 21 में बता रखा है कि विद्यालय की जो मुख्य गतिविधियां होती है उनका संचालन करने के लिए ये जो समिति होती है ना, ये समिति में कुछ अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होंगे, तो जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके मम्मी पापा, और वही डिसाइड करेंगे कि स्कूल का डेवलपमेंट कैसे करना। कितनी अच्छी सुविधा दे रखी है। फिर भी मैं ऐसा मान के चलता हूँ, मतलब ग्रामीण इलाकों में समिति भले बनी रहती है, लेकिन अधिकतर मतलब टीचर, बच्चों, अभिभावकों की बात थोड़ी कम में मानी जाती है ना, ऐसे मतलब उनकी, क्योंकि अनएजुकेटेड बहुत ज़्यादा होते हैं ना अभी तक, तो इसीलिए विद्यालय के विकास से संबंधित सभी निर्णय गठित समिति द्वारा लिए जाएंगे। यानी कि स्कूल का डेवलपमेंट करना है तो समिति क्या करती है, सारा डिसीजन लेती है। तो ऐसे डिसीजन में अगर अभिभावक टैलेंट एजुकेटेड नहीं होगा तो शायद स्कूल का थोड़ा सा दबदबा रह सकता है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसीलिए अभिभावक वही इसमें इंक्लूड करना चाहिए जो टैलेंट हो और समाज में देख सके कौन कौन सी कुरीतियाँ बुराइयाँ है, ऐसे को भी मतलब अपन को उपाध्यक्ष अध्यक्ष बनाना चाहिए। अगला प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति में आवश्यकता क्यों है और इसके उद्देश्य क्या है, बताइए। तो पहली बात है, आज के समय अपन देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। मैंने अक्सर अपनी आंखों से ये चीज़ देखी है कि मतलब प्रॉपर गाइडेंस बच्चों को नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। और ऐसे एग्जाम्पल मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना नहीं चाहता हूँ, बाकी दिल में ऐसे एग्जाम्पल हमेशा मेरे को खो देते हैं, है ना, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मतलब बच्चों की पढ़ाई होती है, मैं से नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई नहीं होती, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, इतनी एक्टिविटी पहले थी नहीं हमारे टाइम, लेकिन थोड़ा सा मेन एजुकेशन पर बच्चों के फोकस थोड़ा कम किया जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे शिकंजा कसा गया है, बच्चों को विद्यालय से पलायन रोकना, यानी कि आधी छुट्टी में भाग जाते हैं बच्चे, क्या हम भी भाग जाते थे। जब मैं 6th क्लास में पढ़ता था ना गवर्नमेंट स्कूल में, एक क्लास ही पढ़ा था, मैं भग गया था स्कूल में, मतलब हर समय आधी छुट्टी में आ जाते थे, आधी छुट्टी में बैग लेके घर पे रवाना। तो घर वाले भी इस चीज़ से परेशान थे कि यार बच्चा तो आधी छुट्टी में आ जाता है, फिर मेरे को प्राइवेट में फेंक दिया, क्या करें हम, फिर वहाँ से आ ही नहीं सकते थे आधी छुट्टी में, मन में रह गया। यस, अगला प्रश्न है, नामांकन में वृद्धि करना, ठहराव सुनिश्चित करना। नामांकन यानी बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में प्रवेश देना, दूसरा ठहराव सुनिश्चित करना यानी ज़्यादा समय तक बच्चे स्कूल में रहें। स्कूल समुदाय संबंध में सुधार करना और सक्रिय प्रयास करना। इसके लिए स्कूल समुदाय का संबंध क्या है, क्यों है, कैसे है, और स्कूल शिक्षकों की समझ अपने व्यक्तिगत लाभ व हानि के बारे में सोचने की आवश्यकता पर हमें बल देना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखना। अगला उद्देश्य इसमें दे रखा है, सरकार द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण जानकारी के न देने की इच्छा या अनौपचारिकता पूर्ण करना, राज्य सरकार व शिक्षक संगठनों की भूमिका सुनिश्चित करना। ये सारे बिंदु इसके उद्देश्य में दे रखे हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति के द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों की बात कर लेते हैं कि भाई ये समिति क्या क्या काम करती है। ठीक है, सामान्य जनता को बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में प्रदत्त बाल अधिकारों की सामान्य जानकारी देना तथा विद्यालय
माता पिता, अभिभावक एवं संरक्षक के कर्तव्यों को जानकारी देना कि भैया तुम्हारे पास क्या क्या कर्तव्य है, ये टीचर को देना चाहिए ताकि अभिभावक उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। विद्यालय में अध्यापकों एवं बालकों विद्यालय में नियमित उपस्थिति लेना, बालकों की शिक्षा में प्रगति की गई है उसके बारे में बैठक में बताना, और 6 से 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं उनका नामांकन करना और उनकी सतत उपस्थिति स्कूल में निश्चित करवाना। इसके अलावा दोपहर का जो भोजन मिलता है एमडीएम की व्यवस्था अच्छी है, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी। इसमें टीचर्स बहुत अच्छे से लगे रहते हैं। एक टीचर्स का यही काम है भाई एमडीएम को संभालना, इसकी एंट्री करना। और मतलब अधिकतर मतलब एक चीज़ भी मैंने एक नई चीज़ मेरे दिमाग में आई है कि अधिकतर जो टीचर्स होते हैं वो रिकॉर्ड में फंस जाते हैं। उनको बायोडेटा कंप्लीट करना है, उपस्थिति ऑनलाइन करनी, ये करना वो करना, इसमें भी अधिकतर टीचर फंस जाते हैं। ठीक है, और आप भी जब अगर गवर्नमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको भी ऐसे काम करने पड़ेंगे। अगला जो है हाँ मतलब समिति का क्या काम है कि मिड डे मील जो है ना उस पर निगरानी रखना कि भोजन कैसा बना है, ताज़ा स्वादिष्ट या गंदा तो नहीं बना दिया, कहीं पानी ज़्यादा तो नहीं डाल दिया दाल में, रोटी खराब तो नहीं बना दी, कच्ची तो नहीं बना दी, पक्की तो नहीं बना दी, ऐसे। ठीक है, अगला है विद्यालय की आय व्यय का लेखा जोखा करना, यानी कि कितना खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च हो रहा है, इसका भी अता पता रखना। अगला बिंदु इसमें दे रखा है समिति का काम है ना विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करना, कि मतलब एजुकेशनल स्टेटस कैसा चल रहा है और अगर अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो उसके लिए व्यवस्था करना। अगला है समय समय पर विद्यालय के बालकों को स्वास्थ्य की जांच करवाना, यानी कि बालकों का स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में समय समय पर जांच करवाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। यस, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया? तो 174वें संशोधन में कब किया गया था? 174वें संशोधन के माध्यम से 26 सितंबर 1985 को किया गया था। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुई थी। राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का कार्यालय कहाँ पर है? तो जयपुर में है। निर्देशालय का मंडल स्तर पर अधिकारी जो होता है उसे क्या कहते हैं? उप निदेशक कहते हैं। अगला प्रश्न है मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत मेनू आधारित पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था कब की गई? सितंबर 2004 में की गई, पका हुआ भोजन देने की व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने SIERT का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग। जैसे NCERT होती है ना इंडिया लेवल पे, वैसे राजस्थान लेवल पे SIERT और अलग अलग स्टेट के नाम पे भी ये हो सकती है। अगला प्रश्न है आपके लिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा सचिवालय का क्या काम है? तो शिक्षा नीतियों को तय करना, राज्य शिक्षा संबंधी मामले या सरकारी नियमों के अधीन कार्य करने, जितने भी विभाग के अधिकारी हैं उनके अनुशासन का ध्यान रखना, उनको कोई समस्या है तो उसका निपटारा करना। इसके अलावा शिक्षा सचिव जो होता है ये शिक्षा मंत्री और शिक्षा निर्देशालय के लिए एक बड़ी कड़ी का कार्य करता है ना। शिक्षा सचिव जो होता है ना शिक्षा मंत्री और शिक्षा निर्देशालय के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है, हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण अधिकारी कौन होता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी, यानी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी जो भी होता है तो इस पर किसका कंट्रोल होता है? तो जिला शिक्षा अधिकारी का कंट्रोल होता है, हम इसे कह सकते हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। इसमें दे रखा है कि जो शिक्षा मंत्री होता है वो कौन कौन से काम स्कूल में करता है। तो शिक्षा मंत्री की यदि हम बात करें तो शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर राज्य सरकार के विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यानी शिक्षा का जो भी स्टेटमेंट होता है वो राज्यसभा में प्रेजेंट करने का काम शिक्षा मंत्री का होता है। राज्य की शिक्षा नीति को निर्धारित करना कि किस तरीके से शिक्षा नीति चल रही है। शिक्षा के सभी पहलुओं को राज्य स्तर पर नेतृत्व प्रदान करना, यानी कि एक अच्छे एजुकेशन डेवलप करने का काम किसका है? शिक्षा मंत्री का। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ उसने खुद अगर अच्छे से शिक्षा ली होगी ना तो वो शिक्षा के महत्व को समझेगा, बाकी पैसे छापने में लगा रहेगा। राज्य में शैक्षिक अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित करना, तो मतलब शैक्षिक अनुसंधान के जितने भी काम होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम भी इसका होता है शिक्षा मंत्री का। निजी प्रबंधन को तथा स्थानीय संस्थाओं को शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर आर्थिक, प्रशासनिक तथा संचालन संबंधी सहायता प्रदान करने का भी शिक्षा मंत्री का काम है। राज्य स्तर पर शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना भी इसका काम होता है। केंद्रीय सरकार की शैक्षिक योजनाओं, नीतियों तथा शैक्षिक निर्णय को राज्य में समुचित रूप से लागू करने का काम भी शिक्षा मंत्री का होता है। संपूर्ण राज्य की शैक्षिक क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करने का काम भी एक शिक्षा मंत्री का होता है। राज्य स्तर पर शिक्षा के प्रत्येक स्तर का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करने का काम भी एक शिक्षक का होता है। कितने सारे काम है भैया, वाह। अगला प्रश्न है आपके लिए शिक्षा के यूनियन हेतु राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करें।
सबसे पहली बात, शिक्षा तथा नई समानता। अगला इसमें दे रखा है अनुसूचित जाति जनजाति व शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को शिक्षा उपलब्ध करवाना, वंचित वर्ग की शिक्षा पूरी करवाना और सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को सुधारना। ये कुछ चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। शिक्षा के यूनियन हेतु राज्य सरकार ने काम किए वो दे रखे। अगला जो क्वेश्चन है वो है ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कौन कौन से काम होते हैं। तो ब्लॉक स्तरीय समन्वित शिक्षा योजना का निर्माण करना, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना, पठन अभियान का निरीक्षण करना कि पठन अभियान कैसा चल रहा है, पाठ्य पुस्तकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, पोषाहार कैसा मिल रहा है और शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की, इन सभी का निरीक्षण करना ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का काम है। ठीक है, इसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी का नियंत्रण रहता है, ये मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के उद्देश्य स्पष्ट करें। तो पहली बात, विद्यालय में भौतिक सुविधाएं प्रदान करना, स्टाफ और मापदंड के अनुसार वित्तीय संसाधन देना कि भैया पेमेंट की व्यवस्था करना कि भैया स्कूल में अच्छे से संसाधन है या नहीं, ये सारी चीज़ें डिसाइड करने का काम भी माध्यमिक शिक्षा का है। चलिए जूम लेवल 200 रखेंगे, अच्छा दिखता है आपको, अच्छा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसी है मेरे को बताना। है ना, बहुत बड़ा वीडियो बनता है, नेट में अपनी जेब से खर्च करता हूँ, जितना कोर्स का प्राइस है ना उसका 3 गुना इंटरनेट का चार्ज लगेगा मेरा अपलोड करने में, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो क्लास डालूंगा। माध्यमिक स्तर की शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, बालक की बौद्धिक सामाजिक और सांस्कृतिक ज्ञान में वृद्धि हो, ये उद्देश्य है ना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक बालक को अच्छी शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये कंफर्म करने का काम भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब जारी हुआ, इसके बारे में बताओ। तो स्टार लगा दो, गेस पेपर में इसको भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को इस नियम को लागू किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, नाम याद रखना, उल्टा मत लिख देना। हाँ, प्रावधान क्या क्या दे रखे? पहला प्रावधान है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जितने भी बच्चे, उन सभी बच्चों को बिल्कुल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। अगला, प्राथमिक कक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बालक को न तो रोका जाएगा न ही निकाला जाएगा तथा बोर्ड परीक्षा पास करने की भी उसको जरूरत नहीं होगी। कितना तगड़े प्रावधान है। अब तो वापस 8वीं बोर्ड लग गई है, लेकिन पहले जब मैं पढ़ा था ना 8वीं क्लास, उस समय कोई कितना भी डेढ़ है उसको मतलब फेल नहीं कर सकते थे, ऐसा नियम था। लेकिन आज के समय तो फेल करते हैं ना, नहीं पढ़ेगा उसको फेल करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है प्रत्येक बालक बालिका का प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना और सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। इसके अंतर्गत कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस नहीं लेगा और प्रवेश परीक्षा भी नहीं लेगा, ये चीज़ें बंद कर दी गई थी। किसी भी बालक बालिका को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। ये जो आया ना निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसने बहुत ही चीज़ें बदल के रख दी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यों का विस्तार से वर्णन करें। यानी कि NCERT है ना, NCERT है ना, इसकी बात हो रही। ये जो NCERT ना, इसके क्या क्या काम है? पहला काम, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। दिल्ली में स्थापित है, एक स्वायत्त संगठन है और इसकी स्थापना 9 सितंबर 1961 को हुई थी। याद रखना, NCERT की स्थापना कब हुई? 9 सितंबर 1961। स्कूली शिक्षा को बढ़ाना, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ाना, गुणात्मक सुधार लाना, इसके लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और यह परिषद मानव संसाधन विकास मंत्रालय को स्कूल शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण एवं उसके क्रियान्वयन में परामर्श देती है। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, इसमें क्या करता है कि इसको हिंट देता है कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे काम कर दो, ऐसे काम कर दो, ये कर दो, ये योजना लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे सारे मतलब हिंट देने का काम NCERT करता है। ये NCERT इसको देता है ज्ञान, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ ना, वैसे NCERT इसको ज्ञान देता है। ठीक है, और मतलब आइडिया देता है ना। अरे न्यू पेज बन गया, कोई बात नहीं, बन जा ले। यस, अब यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। ठीक है, LIKE, लाइक करो मेरे भाई, अभी तक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक करो वीडियो को। अभी तक नहीं किया, इतना पढ़ा दिया मैंने, लेकिन मैं तो छोड़ने वाला हूँ नहीं हूँ, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है तो आपको पूरा सिलेबस कराऊँ। ठीक है, हालांकि मैं भी कंटिन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1 घंटा 30 मिनट हो चुका है, सिर दर्द हो रहा है, फिर भी मैं आपको पूरा करा दूंगा। ठीक है, प्रमुख सदस्य कौन कौन होते हैं NCERT के ना? पहला, भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन होता है। प्रत्येक राज्य सरकार का एक एक प्रतिनिधि होता है और भारत सरकार द्वारा मनोनीत 12 सदस्य होते हैं।
ये सारे मिलके एनसीईआरटी को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा एनसीईआरटी चलती है, याद रखना। नेक्स्ट, परिषद के प्रमुख कार्य क्या है? सुनना, परिषद के प्रमुख कार्य विद्यालय शिक्षा से संबंधित सर्वेक्षण, शोध, प्रयोग, पायलट प्रोजेक्ट और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तथा विस्तार सेवाओं को विकसित करने का काम है इसका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शिक्षा नीतियों एवं योजनाओं को बनाने में यह सहायता करता है। अगला है उन्नतशील शैक्षिक नवाचारों का प्रचार करने का काम करता है। विद्यालय शिक्षा के संबंध में हर तरह की सूचना स्थापित करने का काम भी एनसीईआरटी करता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद से आपका क्या तात्पर्य है? अब माध्यमिक स्तर तक के सभी प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा किए जाते हैं। यानी कि जो टीचर को ट्रेनिंग दी जाती है ना, उससे रिलेटेड है, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जाती है उसकी बात कर रहे हैं। पहली बात, उद्देश्य क्या है इसका? पहला उद्देश्य अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता प्रदान करना। यानी कि आप अभी जिस भी कॉलेज में डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, तो उनको मान्यता प्रदान करने का काम किसका है बताओ? इसका है, एनसीईटी का। ठीक है, यह संस्थान खोलने के लिए दिशा निर्देश प्रस्तुत करता है। यदि आप ऐसे संस्थान खोलना चाहते हैं तो आपको गाइडेंस देगा, आपको ये करना है, वो करना है, सारे हिंट देगा। अगला दे रखा है अध्यापक शिक्षा की प्रकृति में समन्वय स्थापित करता है ना। अध्यापक और एजुकेशन के बीच मतलब को रिलेशन का काम ये कर लेता है। अगला पॉइंट इसमें दे रखा है विशिष्ट पाठ्यक्रमों के संचालक को प्रोत्साहित, अनुमोदित एवं विकसित करता है ना। अलग अलग सिलेबस को डेवलप करता है। शिक्षा के मापदंड निर्धारित करता है कि कैसे बेस्ट एजुकेशन अपन कम्युनिटी में दे सकें। परीक्षा के मापदंड एवं इसकी प्रणालियों को नियोजित करता है कि परीक्षा कैसे लेंगे। शुल्क के विषय में दिशा निर्देश लेता है कि किस प्रकार शुल्क जो है वो अप्लाई करना चाहिए। बस थोड़ा सा टाइम और है, फिर ये क्लास खत्म होने वाली है। लगभग 75% आपका काम हो चुका है। क्या पता इनमें से कुछ प्रश्न आ जाए। यस, अगला प्रश्न है आपके लिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य एक ही है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। और मेरा उद्देश्य भी एक ही है, आपको डीएलएड सेकेंड ईयर में पास करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान समय में देश में लगभग सैनिक स्कूल कितने हैं? तो 24 है। कितने? 24। अब कोई नए बन गए हो तो मैं नहीं जानता। राज्य सरकार द्वारा संस्कृत शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो 1958 में की गई। अगला प्रश्न है राज्य में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1959 में। विद्यालय में पुस्तकालय के क्या उद्देश्य होते हैं? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद कर लेना। विद्यार्थियों को पुस्तकालय के प्रति आकृष्ट करना मुख्य उद्देश्य होता है। बच्चों की पढ़ने में रुचि जागृत करना मुख्य उद्देश्य होता है। और बच्चों में स्वाय अध्याय की आदत विकसित करना भी मुख्य काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में प्रचलित वर्तमान परीक्षा प्रणाली किसकी देन है? तो ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली की देन है। और 1935 में ये लॉर्ड मैकाले ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। इसकी शिक्षा पद्धति आज भी चल रही है, लेकिन अब नई शिक्षा नीति आ गई ना 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है, इसमें बहुत से अच्छे बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, जैसे 2 वर्ष का बीएड का कोर्स शायद बंद कर दिया गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं किसे कहते हैं? तो वे क्रियाएं जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए पाठ्यक्रम से हटकर की जाती है, यानी कि बच्चों को कुछ अलग ही एक्टिविटी करवाई जाती है, ये चीज़ें इसमें आती है। अगला जो प्रश्न है वो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय क्या है और इसमें क्या निःशुल्क प्रावधान किए गए? इस प्रश्न को स्टार कर देना, गेस पेपर में इंक्लूड कर देना। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए ब्लॉक में तथा अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले शहरी क्षेत्रों में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय संचालित किए गए हैं और इन विद्यालय में इन बालिकाओं को पढ़ाया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल है। मैंने भी एक स्कूल देखा था, अच्छी व्यवस्था होती है। इनमें क्या क्या व्यवस्था होती है अभी बताऊंगा मैं आपको। देखो देखो देखो, आ गया कौन? आपका फ्रेंड महेश। यस, इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग, जैसे जो काम धंधे करते हैं ना छोटे मोटे, मतलब बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है, ऐसे बच्चों की जो बच्चियां होती है वो क्या करती है, इन स्कूलों में पढ़ती है। और स्कूल का नाम बालिकाओं से भी आप समझ गए होंगे कि बालिकाओं के लिए स्कूल होते हैं। ठीक है, उनको 12th तक क्या किया जाता है? बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाती है। और 2014 में जो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, उसके तहत 200 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी और उनका संचालन अभी चल रहा है। इनमें से 186 जो विद्यालय है, कितने? 186 विद्यालय गांवों में चल रहे हैं और 14 विद्यालय शहरी क्षेत्रों में चल रहे हैं। याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अब कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जो होते हैं उसमें क्या क्या फ्री दिया जाता है वो देख लेते हैं। पहली बात, जो भी बच्चियां रह रही है उनको आवास की सुविधा, वहीं रहो आराम से। दूसरा, पुस्तक और शिक्षण सामग्री भी बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। स्कूल यूनिफॉर्म फ्री, स्वेटर फ्री, जूते फ्री, मोजे फ्री, सारे फ्री। और इधर सारे बच्चों के क्या हो रहा है, पैसे दो पढ़ो। अब देखो बहुत काम की चीज आई है आपके लिए, आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ बालिकाओं को मिलेंगे। दैनिक उपयोग की वस्तुएं मिलती है, साबुन मिलती है, तेल मिलता है, टूथपेस्ट मिलता है, कंघा, चप्पल, सैनिटरी और नेपकिन मिलते हैं। देख लो भैया कितनी सुविधाएं। याद रखना, ये लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। अब अपना फेवरेट क्वेश्चन आता है, राज्य सरकार द्वारा संचालित विद्यालयों का वर्णन करें। तो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 है ना। उच्च प्राथमिक विद्यालय कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 1 से 8 तक होते हैं, ठीक है। माध्यमिक विद्यालय कहाँ से होते हैं बताओ, 1 से 10 तक होते हैं। और उच्च माध्यमिक विद्यालय 1 से 12 तक होते हैं। और आवासीय विद्यालय आराम से वहीं पे क्या करो, सो जाओ, रहो, खाने पीने की सारी व्यवस्था मिल जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया है। अगला प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी की प्रमुख विशेषता बताइए। भैया फर्स्ट ईयर में याद कर करके मेरा सिर चकराने लग गया था प्रश्न को, लेकिन दोबारा इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। सेकंड ईयर में भी मेरे पास 8 टपका, तो जल्दी से इसको भी याद कर लेते हैं। 4 मार्च 1902 में स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिद्वार से 5 मील दूर गंगा नदी के पूर्वी तट पर बिजनौर निवासी चौधरी अमन सिंह द्वारा प्रदत्त कांगड़ी ग्राम में गुरुकुल की स्थापना की। लेकिन 1924 में क्या आ गई, बाढ़ आ गई। क्या आ गई, बाढ़ आ गई, और इस कारण गुरुकुल भवन पूरी तरीके से नष्ट हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हरिद्वार से 3 मील दूर दक्षिण दिशा में गंगा नहर के किनारे कनखल ज्वालापुर है ना, इस स्थान पर, यहाँ पे दिल्ली बाईपास रोड है, यहाँ पर एक विस्तृत भूभाग पर गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय बनाया गया। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, 4 मार्च 1902 में हुई थी। किसने की थी, श्रद्धानंद जी ने की थी। और हरिद्वार से 5 मील दूर गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। किसने बनाया था, निवासी चौधरी चरण सिंह द्वारा जो जगह दी गई थी वहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। और ग्राम में गुरुकुल की, कांगड़ी ग्राम था, उसमें गुरुकुल की स्थापना की गई थी, जिसको गुरुकुल कांगड़ी के नाम से ही जानते हैं। लेकिन 1924 में बाढ़ आ गई, उसकी मदद से बिल्कुल सफाया हो गया, उसकी मदद से दोबारा वापस इसको 3 मील दूर बनाया गया था। कनखल ज्वालापुर बाईपास रोड के आसपास ये स्थित है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना, आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। और ये मेरे पूरा मटेरियल आप पढ़ लेना। मटेरियल बड़ा इसीलिए बनाया है कि आप भी बड़े हो गए, छोटे नहीं हो। गुरुकुल कांगड़ी के उद्देश्य क्या है देख लेते हैं। पवित्र और शांत वातावरण में इस संस्था के उद्देश्य प्राचीन वैदिक संस्कृति और विभिन्न आधुनिक विज्ञान की उच्च शिक्षा देना है। गुरुकुल कांगड़ी की विशेषताओं की बात करें, किसकी, गुरुकुल कांगड़ी की विशेषताएं। तो पहले विशेषता है, उद्देश्य प्राप्ति के लिए बालकों को छोटी आयु में यहाँ पे प्रविष्ट करवा दिया जाता है। बालकों को शहरों के प्रदूषित वातावरण से दूर यहाँ पे शांत और सुरम्य वातावरण से में रखा जाता है। ऐसे वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है जिससे बालकों की मानसिक आध्यात्मिक उन्नति विकसित हो। यार ये बात सोच के मेरे को भी ऐसा लग रहा है मैं भी एक स्कूल खोल दूँ, मतलब ऐसे एकांत इलाके में, वहाँ पे बच्चों को अलग ही तरीके से अपनी खुद की शिक्षण पद्धति से पढ़ाऊँ, ताकि वो अपने जीवन में जरूर सफल हो जाए। आजकल जो मेरे को लग रहा है ना, बहुत सारे बच्चे कंपटीशन में फेल हो जाते हैं और परीक्षा प्रणाली कुछ के सेट नहीं बैठती है। तो मैं खुद एक ही अलग परीक्षा प्रणाली बना लूँ और उसके अकॉर्डिंग बच्चों का जो चरित्र निर्माण अच्छा करूँ, ऐसा मेरे मन में कभी कभी आता है। क्या आपके मन में भी ऐसा आता है? नहीं आता है मेरे को सजेशन करो, क्या ऐसे करना चाहिए और ऐसे मेरे को कैसा स्कूल बनाना चाहिए जिसमें मतलब बच्चे का हर तरीके से डेवलपमेंट हो, खुद को, है ना, निजी स्कूल बताना, देखें, ठीक है। ये बात आप कमेंट में बताना। समझना, बालकों को घर नहीं भेजा जाता है, माह में एक बार जो घर वाले मम्मी पापा होते हैं बच्चों से मिलने आ जाते हैं, महीने में एक बार, दो दौड़ के बार बार नहीं आते, महीने में एक बार। और छात्र के लिए खान पान रहने की सारी व्यवस्था गुरुकुल की ओर से की जाती है और स्वस्थ चरित्र का निर्माण भी गुरुकुल वाले कर देते हैं और जीवन को उनका मर्यादित बनाने के लिए भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में कुछ और चीज़ें, शिक्षा शुल्क यहाँ पे नहीं लिया जाता है और जो कुछ खाने पीने की चीज़ें उनका पैसा यहाँ पे लिया जाता है। भाई खिला रहे दोनों टाइम तो लेंगे ना यार, इतना कहाँ से लाएंगे। बिल्कुल फ्री एजुकेशन देना, नुकसान खिलाई पिलाई भी फ्री नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। मैं वीडियो क्लास फ्री दे रहा हूँ, नोट्स के तो तुम थोड़े बहुत तो दे सकते हो ना, 5-6 रुपये तो दे देना। आश्रम पद्धति का पालन यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, आश्रम पद्धति का पालन।
अगला प्रश्न है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान तैयार करने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे। रक्षाबंधन प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति मूलतः किसका पर्व है? तो सूर्य उपासना का पर्व है। ठीक है। तो बहुत अच्छे प्रश्न है, इनको आप तैयार कर लेना। और अब लगभग 8 स्लाइड और बच रही है मेरे हिसाब से, 8 नहीं 7। ठीक है। विद्यार्थियों का मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से कर सकते हैं? तो ज्ञानात्मक टाइप के प्रश्न पूछे, अवबोध टाइप के प्रश्न पूछे, अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछे, कौशल से रिलेटेड प्रश्न पूछे, अभिवृत्ति से रिलेटेड प्रश्न पूछे। और इन उद्देश्यों को यदि आप प्राप्त कर लेते हैं तो बहुत बच्चा अच्छा डेवलप हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल सभा के प्रमुख 2 कार्य बताओ। पहला, विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करना, सामाजिक योग्यताएं विकसित करना। इसके अलावा सामूहिकता का भाव जागृत करना कि बच्चे मिलजुल कर रहे, और विभिन्न कुरीतियों को दूर करना, इसके लिए भी अच्छा डेवलपमेंट करना। ये बाल सभा के प्रमुख कार्य हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, विद्यालयों में योग शिक्षा क्यों दी जाती है? भैया योग शिक्षा देना बहुत जरूरी है। मैं भी सोच रहा हूँ सुबह सुबह योगा स्टार्ट कर दूँ, पर आपके क्लास कौन चालू करेगा भैया? रोज की दिक्कत हो जाएगी ना। तो योगा स्टार्ट करेंगे अपन इस क्लास के बाद। शरीर इससे निरोगी रहता है और पाचन शक्ति भी इसमें बढ़ जाती है। बालकों में शारीरिक और मानसिक विकास भी इससे होता है ना, योग शिक्षा के कारण। याद रखना, लिखना पड़ेगा आपको, है ना, और कहीं गुमसुम मत रहना, बड़े ध्यान से सुनना। अगला जो पॉइंट है वो है, स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। बच्चों का माइंड जो होता है ना वो भी बढ़ जाता है। मोटापा दूर हो जाता है, शरीर सुडौल बनता है। मानवीय मूल्य अनुशासन का भी विकास होता है। छात्रों को अनुशासित रखने में कोई 2 उपाय बताओ। तो क्या क्या उपाय करेंगे बताओ? आत्म अनुशासन की भावना विकसित करेंगे, नैतिक शिक्षा उनको अच्छे से देंगे, नैतिक मूल्य मैंने बताया वो सारे आप अपने स्टूडेंट में डेवलप करेंगे। छात्रों को अनुशासित रखने हेतु सभी का सहयोग आप लेंगे। उसके अलावा अगला प्रश्न है, विद्यालय में अनुशासन का क्या महत्व है बताइए। तो पहली बात, अनुशासन बच्चे के जीवन में बहुत जरूरी होता है और हमें भी स्कूल में बच्चों को अनुशासन से रहना सिखाना चाहिए। और आप यदि बच्चों को अनुशासन से रहना सिखाएंगे तो आपकी इस मुश्किलें कम होगी, क्योंकि बच्चा फर्स्ट क्लास में आएगा, 12वीं क्लास तक आपकी छाती पे मूंग डलेगा। अगर अनुशासन सिखा दिया तो आप खुश रहेंगे। 2 साल में सिखा दो अनुशासन, फिर ऑटोमेटिकली बच्चा आपकी बात मानेगा, आप भी खुश, वो भी खुश। अनुशासन की उपस्थिति में शैक्षणिक प्रक्रिया प्रभावशाली और दक्षतापूर्ण बन सकेगी। ये अनुशासन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अगली स्लाइड इंपॉर्टेंट है, स्टार जो होता है ना वो लगा देना इस पे, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में आएगा। इसको भी गेस्ट पेपर के लिस्ट में इंक्लूड कर देना। प्रश्न है, विद्यालय की समय सारणी क्या है? पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों को उनके महत्व के अनुसार उचित समय की व्यवस्था की जा सके, इस योजनाबद्ध रूपरेखा को क्या कहते हैं? विद्यालय समय सारणी कहते हैं। देखो, स्कूल में बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं और अलग अलग टीचर होते हैं, तो सभी एक ही कक्षा को तो नहीं पढ़ा सकते, अलग अलग कक्षाओं को पढ़ेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग व्यवस्था करना, मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है? विद्यालय समय सारणी कहलाती है। ठीक है। विद्यालय समय सारणी यदि किसी स्कूल की है तो क्या होगा? विद्यालय में सारे काम व्यवस्थित रूप से हो जाएंगे और प्रधानाध्यापक को भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि साला वो क्लास खाली पड़ी, वो पड़ी, तेरे को नींद आ रही, तू जा उसमें से, और डांट भी नहीं खानी पड़ेगी आपको, है ना। और प्रिंसिपल बन गए तो दूसरों को खिलाना डांट। विभिन्न शिक्षकों और कक्षाओं तथा उनके विषयों का ज्ञात करने के लिए विद्यालय सारणी की आवश्यकता है, यानी कि कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ा रहा है ये कंफर्म करने के लिए भी यह जरूरी है। विद्यालय समय सारणी के प्रकार की यदि हम बात करें तो विद्यालय समय सारणी 3 प्रकार की होती है। पहले जो समय सारणी है वो है टीचर के अकॉर्डिंग, दूसरी है कक्षा के अकॉर्डिंग, और तीसरी है विषय के अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगला जो पॉइंट इसमें दे रखा है वो दे रखा है, विद्यालय में राष्ट्रीय पर्व मनाने के कोई 2 लाभ बताइए। तो राष्ट्रीय पर्व का मतलब होता है हर्ष का अवसर, और राष्ट्रीय पर्व अगर बच्चे मना रहे हैं, ठीक है, तो बिना किसी भेदभाव के मनाएंगे। और इसी के तहत बच्चों को गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस की मतलब मनाना सिखाना चाहिए, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। अगला जो बिंदु इसमें, राष्ट्रीय पर्व मनाने के क्या क्या लाभ हैं। पहली बात, हमारी सभ्यता और संस्कृति को समझने में बच्चों को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है और बालकों द्वारा देश की भावनात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ कराया जा सकता है। ठीक है, मनाने में अपनी सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। एकता के साथ साथ बिना किसी भेदभाव के मतलब बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है और देश प्रेम की जड़ें भी इस तरीके से मजबूत हो जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानकारी दीजिए। राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगे के नाम से जानते हैं। 3 प्रकार की पट्टियाँ होती है, केसरिया, सफ़ेद, हरा, 3 रंग इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इसमें केसरिया
तिरंगे में रंग जो होता है वो देश की ताकत और साहस को दिखाता है। श्वेत रंग जो होता है वो शांति और सत्य को दिखाता है। हरा जो रंग होता है वो विकास और उर्वरता को दिखाता है। और नीले रंग का जो चक्र काले रंग का नहीं होता है, नीले रंग का जो चक्र होता है उससे सुशोभित अपना जो ध्वज होता है। तो कमेंट में लिखना जय हिंद, जय भारत, आई लव माई इंडिया, लिखना देश प्रेम दिखाने के लिए। इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने की थी, ठीक है, याद रखना। 22 जुलाई 1947 को आयोजित संविधान सभा में बैठक में जो ध्वज है इसको अपनाया था। ध्वज को कब अपनाया, याद रखना, 22 जुलाई 1947 को। नील चक्र में कुल 24 तिलिया, कितनी तिलिया है, 24 तिलिया। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत क्या है, निरंतर गतिशील है, ऐसे प्रगति करता रहेगा। अगला प्रश्न है नीति को परिभाषित करो। समाज को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अग्रसर करने के लिए व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए जिन विधि निषेध मूल्य का सामाजिक, व्यवहारिक, औपचारिक, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विधान देश, काल और पात्र के संदर्भ में किया जाता है उसे नीति कहते हैं। काम करने का तरीका जिसे बोलते हैं ना राजनीति, देश को देखकर की जाती है, ठीक है, मुद्दों को देखकर नहीं, देश को देखकर की जाती है कि कैसे राजनीति करनी है, वैसे ही नीति होती है, ठीक है, कि नीति किस प्रकार की जाती है। तो सारी चीजें ध्यान में रखकर अपन नीतियां करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है उसमें दे रखा है राष्ट्रीय मूल्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो राष्ट्र प्रेम, स्वतंत्रता, प्रजातंत्रात्मक अभिवृत्ति और राष्ट्रीय संपत्ति का सम्मान, ये सारी चीजें राष्ट्रीय मूल्यों के अंतर्गत आती है और इनको हमें फॉलो करना चाहिए। अगला प्रश्न है नीति शास्त्र में के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूप को बताइए। पहली बात, प्रत्येक समाज जो होता है उसमें नैतिक मूल्य सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, और नैतिक मूल्य में प्रेम भाव होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए। इसी के अंदर कुछ और दे रखा है, भारत में विविध संस्कृति के लोग रहते हैं और नीति शास्त्रों में इस मूल्य के विकास के लिए सामाजिक सांस्कृतिक रचना इस प्रकार से की जाए कि विभिन्न संस्कृतियों के परिवेश में पले मनुष्यों में परस्पर सहिष्णुता के भाव जागृत हुए। तो इसीलिए नीति शास्त्रों के अनुसार ये भाव बच्चों में डेवलप शुरू से अपन को कर देने चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है आपके सामने, मूल्य किसे कहते हैं, ठीक है, स्पष्ट करें। अंग्रेजी भाषा के वैल्यू शब्द से ये मूल्य बना है और वैल्यू की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के वैलियर शब्द से, याद रखना। वैलियर शब्द का अर्थ क्या होता है, योग्यता, उपयोगिता व महत्व। मूल्य एक ऐसी आचरण संहिता है या सद्गुणों का समावेश है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर समाज में प्रभावशाली तथा विश्वसनीय बन सकता है। मूल्य की यदि हम बात करें तो मूल्य एक प्रकार के मानव की अंतर नियंत्रित ऊर्जा होती है। मनुष्य के किसी वस्तु, क्रिया, विचार को अपनाने से पूर्व यह निर्णय करना कि वह उसे अपनाए या त्याग दे। जैसे कोई झूठ बोल रहा है तो एक बार सोचता तो है ना, किसी का कत्ल कर रहा है तो भी सोच लेता है मारूं नहीं मारूं, क्योंकि उसको पता लग जाएगा मारूंगा तो ये होगा, अहिंसा हो जाएगी, तो वो नहीं मारता है इसी कंडीशन में। जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में निर्णायक ढंग से आता है तो वह क्या कहलाता है, मूल्य कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहली बात, छात्रों में स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास करेंगे। शनिवारी गतिविधियां जो होती है उनमें छात्रों को स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित अनुकरणीय बातें बताएंगे। गांधी जयंती के दिन विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उसके अलावा विद्यालय तथा आसपास के क्षेत्र में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने के लिए नुक्कड़ नाटक करेंगे, रैलियों का आयोजन करेंगे। छात्र की स्वास्थ्य जांच के लिए विद्यालय में चिकित्सकीय कैंप का आयोजन करवाएंगे। तो इसे काम करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों का जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा रख सकते हैं। बस 3 पेज और है और आपकी क्लास खत्म, ठीक है, फिर आपके अच्छे परसेंटेज बन जाएंगे। बस नैतिक मूल्यों का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहली बात, नैतिक मूल्य और शिक्षा के उद्देश्य, नैतिक मूल्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या और नैतिक मूल्य और शिक्षण विद्या, नैतिक मूल्य और अनुशासन, नैतिक मूल्य और शिक्षक शिक्षार्थी संबंध और नैतिक मूल्य का शिक्षा पर प्रभाव। इन बिंदुओं के आधार पर आप इसका आंसर अच्छे से बना के लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला है नैतिक द्वंद्व को परिभाषित करते हुए उसमें शिक्षा की भूमिका बताओ। जब व्यक्ति अपने व्यवहार को निश्चित करने में 2 या 2 से अधिक नैतिक मूल्यों के टकराव दिखाई देता है तो इसे नैतिक द्वंद्व कहते हैं। यानी कि जब भी कोई व्यक्ति क्या करता है, नैतिक मूल्यों को मान रहा है और जब 2 नैतिक मूल्य आपस में टकरा रहे, ऐसी कंडीशन में उसको क्या करना चाहिए, तो इसी को कहते हैं नैतिक द्वंद्व। जैसे मैं उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। जैसे एक कसाई है ना, एक गाय, जैसे आप किसी चौराहे पे खड़े और एक गाय आपको जाते हुए दिखाई दी और 1 मिनट बाद एक कसाई आता हुआ दिखाई दिया। कसाई ने आपसे पूछा कि भैया ये बताओ
कि यार यहाँ से गाय गुजरती, वो किस दिशा में गई। यदि आप बताएं तो आपके मन में आएगा कि यार मैंने बता दिया ये उधर गया तो गाय को मार देगा और हिंसा हो जाएगी। दूसरी बात, आप मन में आएगा कि यार झूठ नहीं बोल सकता मैं, तो झूठ सच सच तो बोलना पड़ेगा, इसने पूछा है तो। ऐसी कंडीशन में अपन को क्या करना है कि मतलब बड़ी समझदारी से काम लेना पड़ता है। जिसे दे रखा है ईमानदारी, त्याग, निष्ठा और उत्तरदायित्व की भावना, करुणा, दया आदि नैतिक मूल्य कहलाते हैं। इनकी हमें अच्छे से पालना करनी चाहिए। तो ये द्वंद्व की स्थिति हो जाती है उस समय, मतलब कौन सा उत्तर दें, अपने से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नैतिक द्वंद्व में शिक्षा की क्या भूमिका है। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन होता है। इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास होता है, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं और उसे योग्य नागरिक बना सकते हैं। देखो कितनी ताकत है मूल्यों में। यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत तक चलता है, यानी कि एक बार बच्चे को हमने कोई मूल्य दे दिया तो लाइफ टाइम वो उसको फॉलो करेगा। इसके अलावा वे कारण जिनसे नैतिक द्वंद्व की स्थिति बनती है और उनके कारण पता करें। और विद्यार्थी को इतना बुद्धिमान नहीं होता है कि वो नैतिक अवधारणा को सीख सके, समझ सके। इसीलिए विद्यार्थियों के लिए प्राय निषेधात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। सामाजिक मूल्यों में बदलाव के कारण विद्यार्थी पूर्व मूल्यांकन एवं वर्तमान मूल्यांकन में सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते और इस कारण बालक नैतिक मूल्यों को नहीं समझ पाता है। अगला इसमें दे रखा है प्रश्न, जल्दी से देख लेते हैं। 110 200। नेक्स्ट, शिक्षक के व्यक्तित्व के आधारभूत पक्ष कौन से? पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, तीसरा है क्रियात्मक संबंधित जानकारी। याद रखना। अगला प्रश्न है शिक्षक के लिए मनोवैज्ञानिक का व्यवहार ज्ञान क्यों आवश्यक है? इसके अध्ययन की सहायता से शिक्षक का कार्य अधिक सरलता से और रुचि के साथ हो सकता है और अध्यापन आराम से हो जाएगा। उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। पाठ्यक्रम अच्छा रहेगा। अध्ययन के लिए तरीके, मूल्यांकन इत्यादि के लिए मनोवैज्ञानिक अध्ययन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कोई भी शिक्षक है वो खुले विचार वाला होना चाहिए, ऐसा क्यों आवश्यक है? तो शिक्षक को सदैव पूर्वाग्रह से मुक्त रहना चाहिए, पुरानी धारणाओं पर भरोसा नहीं करना चाहिए और अपने विचार को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करना चाहिए। ऐसे शिक्षक तथ्यों तथा तर्क के आधार पर अपने स्पष्टीकरण देने चाहिए। विषय वस्तु को क्रमबद्ध रूप से बच्चों के सामने हमेशा प्रस्तुत करने चाहिए और अंधविश्वासों को बच्चों से दूर करना चाहिए। ज़्यादा भरोसा नहीं दिलाना चाहिए। जैसे एक दिन यहाँ बच्चे डर जाते, जो सर भूत होता है क्या? आप टीचर क्या जवाब दे भाई? ऐसे बोले भूत होता है तो बच्चे डर जाए। मैंने तो बोला नहीं होता है। तो फिर भगवान भी होते हैं क्या? तो भगवान भी होते हैं, भूत नहीं होता है भाई। ऐसे मैंने अच्छी जवाब दी। और क्या करें? खुले व सकारात्मक विचार वाला एक शिक्षक होता है। वह अपने विपक्षियों की बात को भी आराम से सुन लेता है। कोई आलोचना कर रहा है तो भी उसको बड़े ध्यान से सुनेगा और बोलेगा हाँ कह दे कोई बात नहीं। समाज में शिक्षक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वाहक कैसे होता है? यानी कि शिक्षक का जो दृष्टिकोण होता है वो वैज्ञानिक होता है। आज का युग भी वैज्ञानिक है तो टीचर भी वैज्ञानिक होता है। शिक्षक के प्रत्येक कार्य और व्यवहार में वैज्ञानिकता और तर्क क्षमता का समावेश होता है। बिल्कुल सही बात है। इस टेक्निक से भी मतलब टीचर अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कर सकता है? बना सकता है। नेक्स्ट, बस क्लास खत्म होने वाली है, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखो। कक्षा शिक्षण के दौरान और विद्यालय की अन्य गतिविधियों के संचालन के समय अनुभव की जाने वाली समस्याओं को समुचित विश्लेषण करके युक्त फल ढूंढने का कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण करते हैं। यदि टीचर के सामने कोई बड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है उसको सोल्व करना है तो उसके लिए भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। शिक्षक का यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण छात्रों में स्थानांतरित होता है। यानी कि अगर टीचर में वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, धीरे धीरे बच्चों में भी ट्रांसफर हो जाएगा और बच्चे भी आराम से प्रॉब्लम सोल्व कर पाएंगे, जिससे छात्र में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, शिक्षक का संवेदनशील होना क्यों आवश्यक है? तो कक्षा के असामान्य व्यवहार वाले विद्यार्थियों की समस्या को संवेदनशील शिक्षक की भलीभांति समझ सकता है। तो शिक्षक के इस गुण के कारण वह जरूरतमंद विद्यार्थियों की मदद कर सकता है एवं उनकी समस्याओं का विश्लेषण कर अपनी क्षमता के अनुसार क्या कर सकता है? उनको सोल्व कर सकता है। इसके लिए वो टीचर में दया, करुणा, क्षमताशीलता आदि की भावना रहनी चाहिए। अगर ये भावना नहीं है तो मजा नहीं आएगा। संवेदनशीलता के अभाव में वह अपनी समस्याग्रस्त विद्यार्थियों के प्रति उदासीन रहता है, अगर संवेदनशील नहीं है तो, तथा विद्यार्थियों की समस्या जस की तस बनी रहती है और ऐसे टीचर का कोई मतलब नहीं है। बाहर निकालो सारे को, साला बच्चों की फीलिंग नहीं समझता है। मारने कूटने से क्या होता है? बच्चों की प्रॉब्लम तो सोल्व करनी चाहिए ना। आप करना, आप भी टीचर बनोगे इन फ्यूचर तो बच्चों की हेल्प करना और उनकी जो भी दिक्कतें होती है उनको सोल्व करना। अगला जो प्रश्न है वो है आपके लिए, शिक्षक के लिए आवश्यक 3 व्यक्तिगत गुण लिखिए। उत्तम स्वास्थ्य, सामाजिकता का गुण और उच्च चरित्र। ये 3 जो गुण होते हैं ये टीचर में चाहिए। और आप में ये गुण है कि नहीं है मेरे को कमेंट में बताना कि सर ये तीनों गुण मेरे में है।
एक शिक्षक के व्यक्तित्व के आयाम का वर्णन करें। बहुमुखी होना चाहिए, संबंध स्थापना अच्छी होनी चाहिए, समझ के साथ कार्य करने वाला होना चाहिए और विचारों का खुला होना चाहिए। अगर ये चीज़ें किसी टीचर में है तो हम इसे मान के चलते हैं कि भैया आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा। कुछ और प्रश्न है, साला प्रश्नों का पिटारा लगा दिया, खत्म ही नहीं हो रहे। मेरे को लग रहा है जिन्होंने पेड कोर्स बनाए होंगे ना मेरे अलावा, उन्होंने भी इतना मटेरियल नहीं दिया होगा, इसे मैं मान के चलता हूँ। दे ही नहीं सकते भैया, मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। ये 1-2 घंटे की मेहनत नहीं है, अभी 2 घंटे क्लास ले रहा है, इसके लिए कई दिन खर्च किए मैंने। 24 घंटे को 2 घंटे में कन्वर्ट किया है मैंने, और अब 2 घंटे को मैराथन क्लास में भी मैं लेके आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, शिक्षक अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए किन किन से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है? स्वयं आदर्श शिक्षक बन के, महापुरुष और महान शिक्षक बन के, वरिष्ठ शिक्षक एवं अधिकारी बन के, अध्ययन सामग्री का निरीक्षण करके, अनुशासित एवं सद्व्यवहार वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर, उत्कृष्ट अभिभावकों के कथन को ध्यान में रखकर और समाज द्वारा प्रशंसा प्राप्त करके। इन सभी से एक टीचर प्रेरणा ले सकता है भैया और अपना डेवलपमेंट अच्छा कर सकता है। अगला है अनुसंधान, नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यक्तिगत प्रयास है। किसने कहा? रेडमैन ने कहा। किसने कहा? रेडमैन ने। क्या कहा? ये भैया रेडमैन क्या करो? अनुसंधान करो और क्या मिलेगा? नवीन ज्ञान मिलेगा। रेडमैन ने क्या कहा? अनुसंधान करो, क्या मिलेगा? नवीन ज्ञान मिलेगा। और ये ज्ञान कैसे मिला? तुम्हारे व्यक्तिगत प्रयास से मिला। तो क्या याद रखोगे? अनुसंधान एक नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयास है। किसने कहा? रेडमैन ने। उद्देश्य की दृष्टि से अनुसंधान को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसंधान के अंतर्गत प्राय कौन कौन से 3 कार्य किए जाते हैं? नए सत्य की खोज करना, पुराने सत्य को पुनर्स्थापित करना, उसके अलावा तत्वों में निहित नए संबंध को स्थापित करना या उनको समझना। ठीक है, नए संबंध, रिलेशन निकालना। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, अनुसंधान तथा शिक्षा में संबंध बताओ। देखो, अनुसंधान और शिक्षा में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर हम शिक्षा के साथ साथ अनुसंधान भी करते हैं तो हमारा जो शिक्षण का काम है ना वो बहुत आसान हो जाता है और बच्चों में भी डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाता है। शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बालकों के व्यवहार में, विकास में परिवर्तन करना। शोध कार्यों द्वारा ज्ञान वृद्धि के साथ साथ मानव विकास तथा कल्याण को भी महत्व दे सकते हैं। अनुसंधान तथा शिक्षा द्वारा इन लक्षण की प्राप्ति की जा सकती है। जो भी लक्ष्य है ना, लक्ष्य याद रखना, लक्ष्य है यहाँ पे। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान बताइए। पहली बात, समस्या की पहचान करेंगे। दूसरी बात, समस्या का विशिष्टीकरण करेंगे। तीसरी बात, समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे। और चौथी बात, क्रियात्मक प्राक कल्पना का निर्माण करेंगे। तो यही तक थी आज की क्लास। नहीं, थोड़ा सा और बस 3 मिनट में खत्म कर रहा हूँ मटेरियल। यस, क्रियात्मक प्राक कल्पना के परीक्षण है तो कार्य योजना का निर्माण करना, क्रियात्मक प्राक कल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करना, प्रथम क्रियात्मक प्राक कल्पना फेल हो गई है तो दूसरी का टेस्ट शुरू करना और प्रतिवेदन लिखना। ये सारे क्रियात्मक अनुसंधान से संबंधित है, याद रखना। अगला प्रश्न है आपके सामने, केंद्रीय प्रवृत्ति के माध्य को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, गणित माध्य कौन कौन से होते हैं? तो इसमें समांतर, गुणोत्तर, हरात्मक माध्य को सम्मिलित किया गया है। और स्थितिक माध्य की बात करें तो इसमें माध्यिका और बहुलक को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, समांतर माध्य क्या है और इसकी गणना करने की विधियां बताओ। तो समांतर माध्य क्या होता है? किसी श्रेणी का समांतर माध्य उसके पदों के मूल्यों के योग की उनकी संख्या को विभाजित करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और अगला जो इसी में पॉइंट है, प्रत्यक्ष तथा लघुत्तर विधि द्वारा हम समांतर माध्य की गणना कर सकते हैं। समांतर माध्य की गणना कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष और लघु विधि के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 2 आवर्स तक आपने इस क्लास को देखा है और अब मेरा भी फर्ज बनता है आपको मैं बोल दूं BOL। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा। और अब मेरा फाइनल रिकमेंडेशन आप सुन लीजिए। और सबसे पहली बात, जैसे मैंने पॉइंट बना के आपके सामने अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है वैसे ही पॉइंट बना के आप अपनी जो कॉपी है उसमें व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, अपनी एंट्री बिल्कुल व्यवस्थित भरेंगे। उसके अलावा आप इस क्लास को पूरी देखने के बाद हमारा कोर्स ज़रूर लेवें। ठीक है, COURSE। ठीक है, कोर्स ज़रूर लेवें। अगर आपको कोर्स लेने से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8432। वैसे आपको फुटर सेक्शन में दिख रहा होगा लेकिन लिख दीजिए, मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप मेरे से कांटेक्ट भी कर पाएंगे। ठीक है,
और मैं आपकी हेल्प कर लूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा 8 4 3 2 84 32 62 55 और 38। ठीक है, इस नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। और अब बिल्कुल सिंपल है, वेबसाइट पर जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, शॉप के सेक्शन पर जाइए और कोर्स परचेज कर लीजिए। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इसी बीच अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपका पेपर अच्छा होगा और ऐसे ही बिल्कुल अलग अलग आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। और वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आप अनावश्यक की बात नहीं करते हुए करते हैं आज की क्लास का समापन। जय हिंद, जय भारत।